प्रचोदया। देवतुल्य आइयो माँ शक्ति। आज अजय चंद्रन का हमारा क्रमांक है 905। दिन रविवार, तारीख 7 अप्रैल 2023। और आज हमारे बीच में है डॉक्टर प्रहलाद चावला साहब, जो इससे पूर्व भी हमारे साथ 6 महीने पूर्व आए थे। आप का जो विषय है आज है डायबिटीज एवं हाइपरटेंशन के बारे में शंकाएं, भ्रांति एवं समाधान, पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पूर्व में लिया था। और ज्यादा सुन लेते हो आदरणीय एन के नरसाद, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है, उनसे निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय डॉक्टर प्रहलाद चावला साहब के विषय में कहें, क्योंकि इससे पूछ 6 महापूर्व आप आए। आदरणीय साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी। हम आज के स्वाध्याय चिंतन के इस प्लेटफॉर्म पे श्री डॉक्टर प्रहलाद चावला साहब का स्वागत करते हैं। पहले भी हमारे आया था और मुझे अच्छे से याद है सर, वो 25 सितंबर 2022 का दिन था। वो भी संडे का दिन था और उसके दिन अगले मंडे से नवरात्र शुरू हो रहे थे। तो आज फिर वही हाल है कि आज संडे है और ये परसों से नवरात्र शुरू हो रहा है, तो उपवास वाली बात फिर आएगी हम लोग की बातों में। और डॉक्टर साहब जो है एमडी है, मतलब इनकी डिग्रीज आप क्या कहेंगे? एफसीसीएस, एफआईए, सीएम, एफआईसीपी, डीएफआईआईडी और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, यानी कि डायबिटीज में और जो डकलेस ग्लैंड्स है उनके बारे में पूरी जानकारी है उसके बारे में। लेकिन मेनली डॉक्टर साहब डायबिटीज और हाइपरटेंशन के ऊपर हम लोग को आज बताएंगे। डॉक्टर साहब एक डायबिटीज केयर एंड रिसर्च सेंटर चलाते हैं कविनगर में और कविनगर गाजियाबाद में, और कोई भी जाके वहां पे अपनी समस्याओं का हल पूछ सकता है। निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम इनका ब्रांड है सर, और इनकी व्यक्तित्व में भी निष्काम का पूरा पूरा प्रभाव है सर। और देखिए इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं। एक तीनों पुस्तकों में लोगों को उनकी परेशानियां जो भ्रांति हैं उनको दूर करने का प्रयास है। एक पुस्तक है डायबिटीज, उसका भी है डाउट्स मिस एंड रेजोल्यूशन। हाइपरटेंशन, डाउट्स मिस एंड रेजोल्यूशन। फर्स्ट एड, डाउट्स मिस एंड रेजोल्यूशन। पर इनकी कोशिश यह है कि आम लोगों की जो धारणाएं आ जाती हैं, भ्रांतियां आ जाती हैं, या उनको किसी तरह के कंफ्यूजन हो जाते हैं, उसको किस तरह से दूर करें। सारा प्रयास यही है, क्योंकि जरा जरा सी बात पे लोग एकदम से डर जाते, तो उनपे कोई डर की भावना ना रहे, बीमारियों के प्रति कोई अननेसेसरी किसी तरह की परेशानी ना हो, बीमारियों के प्रति कोई ऐसा ना हो उनको लगे कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। उन सब चीजों से छुटकारा दिलाने के लिए डॉक्टर साहब ने ये किताबें लिखी हैं, और हम तो चाहेंगे इन किताबों की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल हो जानी चाहिए हम इस प्लेटफॉर्म के सभी लोगों को, और जितने लोग हैं उन तक पहुंचनी चाहिए, ताकि डॉक्टर साहब की लेखनी को, उनके विचारों को, उनके व्यक्तित्व को उससे पढ़ें कि किस तरीके से हम लोग एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अब मैं और समय नहीं लूंगा डॉक्टर साहब के और अपने श्रोताओं के बीच में, क्योंकि वो बहुत ही, और मुझे एक चीज और याद बतानी थी कि पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे तो सिर्फ हम लोग डायबिटीज और हाइपरटेंशन के बारे में शुरू करते करते सिर्फ डायबिटीज पे अटक गए थे। फिर डॉक्टर साहब ने कहा था यार तो सारे क्वेश्चन डायबिटीज पे होते चले जा रहे हैं, ये तो सारा समय हो गया, तो चलिए हाइपरटेंशन पे अगली बार रखेंगे। तो आज पार्ट 2 है, और आज हम लोग डायबिटीज से शुरू करके उसको जल्दी से समाप्त करेंगे, ताकि उसमें जो बच्चे कुछ सवाल रह गए तो उस दिन वो बात पूछेंगे, और हाइपरटेंशन पे डॉक्टर साहब से थोड़ा सा विचार करेंगे। अब मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा, डॉक्टर साहब पहले आप इन दोनों विषयों पे, डायबिटीज और हाइपरटेंशन के बारे में आप थोड़ा सा हम लोग को, कहा जाए इंफॉर्मेटिव चीजें कह लीजिए, या एक हम लोग को जो जाननी चाहिए चीजें एज ए कॉमन मैन, वो बताएं। उसके बाद फिर हम लोग सवाल सब जवाब, सब लोग जितना ओपन रहेगा सर सबका, वो एनीबडी कैन आस्क एनी क्वेश्चन बाय अनम्यूटिंग, उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि सबको म्यूट किया हुआ। तो डॉक्टर साहब से हम लोग पूछने के लिए सब लोग फ्री हैं, कोई भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो। मैं तो बल्कि डॉक्टर साहब के बिहाफ पे ये भी कहूंगा, डॉक्टर साहब ने ये भी कह रखा है कि आफ्टर दिस सेशन इफ यू हैव गॉट एनी प्रॉब्लम, आप इनको डायरेक्टली टेलीफोन कर लीजिए या इनके क्लिनिक पे चले जाइए, आउट ऑफ वे जाके ये आपकी प्रॉब्लम्स दूर करेंगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। सभी का बहुत बहुत नमस्कार, और दोबारा से मैं कहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे उन्हें याद करने के लिए। और मैं हमेशा से ही इस तरीके के कार्यक्रम में जुड़ता रहता हूँ। आज सुबह भी 10 बजे हम लोगों का एक फेसबुक लाइव प्रोग्राम था, मैंने लिंक भी अरविंद जी को भेजा था। वो भी हमारा जो विषय है डायबिटीज पर चल रहा है, वो पिछले 26 महीने से हम लोग कर रहे हैं उसको, और पूरे उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स के साथ में उसको इंटरेक्टिव एक सेशन करता हूँ। उसमें मेनली मोटापा और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डायबिटीज पर ही रहता है वो। तो आज भी जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, तो डायबिटीज है, चाहे हाइपरटेंशन है, चाहे विभिन्न प्रकार के
कैंसर है, मोटापा है, ये सारे के सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं। लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि इसको अगर यदि हम मतलब मोर देन 90% केसेस में अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो शायद हमको किसी भी दवा की जरूरत ना पड़े। और अगर हम खाते भी हैं वो भी हमारी बंद हो सकती हैं दवाइयाँ। ये अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है कि एक बार दवाई शुरू हो गई तो ये कभी बंद नहीं होती। लेकिन कभी हम उसका प्रयास भी नहीं करते कि जिस वजह से हमारी दवाई शुरू हुई है, जिस लाइफस्टाइल की वजह से हमारी दवाई शुरू हुई है, उसको बदलने का क्योंकि हम प्रयास ही नहीं करते तो फिर दवाई बंद कैसे होगी? अरे वो बीमारी ही लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से है। तो हालांकि सिर्फ एक लाइफस्टाइल में यही नहीं आता कि हमारा खाना पीना खराब है। लाइफस्टाइल में यही है कि हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की भी बात आती है। स्लीप बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो स्लीप पर भी ध्यान देना चाहिए। अपनी सेडेंटरी एक्टिविटी जो भी है उसको भी बढ़ाना चाहिए, और शुगर और साल्ट जितना कम से कम लें, और एडिक्शन किसी तरीके का ना हो, चाहे वो स्मोकिंग का हो चाहे वो अल्कोहल का हो। तो ये सारी चीजें अगर हमने नहीं रखी हुई तो ऐसे इसकी संभावना रहती है कि आपको ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत कम हो। कुछ चीजों पर आपका जोर नहीं चलता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपका जेनेटिक्स मेकअप होता है जिसकी वजह से फिर भी आपको ये सब कुछ करते हुए भी हो जाती है। लेकिन अगर ये बीमारियां होती भी हैं आपके जेनेटिक मेकअप की वजह से और आप ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप इनका नियंत्रण बहुत अच्छे से रख पाते हैं। और प्रैक्टिकली शायद किसी को पता भी नहीं लगता कि आप भी इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो मेन चीज यही है कि आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना है। अगर आप दोनों तरह की जितनी भी लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां हैं, सबसे ज्यादा इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है ओबेसिटी यानी कि मोटापे का। तो अगर आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक रखा और मोटापा यानी कि वजन नहीं बढ़ने दिया, और कभी कभी देखा गया है कि वजन भी ऐसी चीज है कि वजन तो आपका ज्यादा है और आपने प्रयास भी कर रहे हो लेकिन कम नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वजन ज्यादा होने के बावजूद भी आप ओवरऑल बीमारियों से बचे रहते हैं एज कम्पेयर टू जो जिसका वजन लगता है हमें ठीक है लेकिन वो उसकी लाइफस्टाइल बहुत खराब है, खाना पीना खराब है, उसको स्ट्रेस बहुत है और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता। तो उससे आप बहुत बेहतर हैं अगर आपका वजन ज्यादा है लेकिन आप एक्सरसाइज या नियमित प्राणायाम, ध्यान, ये सब चीजें अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने का प्रयास करते हैं। तो लाइफस्टाइल बदलने का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि अगर हम अपनी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आप अभी म्यूट है शायद। हाँ डॉक्टर साहब, मैं सोचा शायद आप कुछ और बोलेंगे इसलिए नहीं मैंने नहीं। म्यूट रखा था। डॉक्टर साहब, ये जो आपने लाइफ स्टाइल की बात की है, लाइफ स्टाइल से दो तरह की, एक तो सेडेंट्री वाली आपने बात की कि कोई एक्सरसाइज ना करना है या बैठे रहना, लेटे रहना अपने आप को। आजकल तो मोबाइल और टीवी का ऐसा एडिक्शन हो गया है स्क्रीन का कि लोग स्क्रीन पे लगे रहते, लेटे रहते कुछ दिन। और दूसरा लाइफ स्टाइल से खान पान के ऊपर है। ये दोनों चीजों में किस तरह की लिमिटेशंस होनी चाहिए, खास करके सेडेंटरी लाइफ में? सपोज हमने सुबह चले गए, घंटा 2 घंटा वॉक करा है, एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद द होल डे हाउ टू गेट एक्टिवेटेड कि उससे सेडेंटरी ना कहा जाए, या उसके ऐसा ना कहा जाए बहुत मतलब एकदम निढाल पड़े रहते हैं। और कितनी स्लीप रिक्वायर्ड है, क्योंकि इधर मैंने भी महसूस किया है कि रात को देर से सोना और सुबह जल्दी उठ के भागता हूँ एक्सरसाइज, अपना टेनिस वेनिस खेलने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, तो स्लीप का आवर्स बड़े कम हो जाते थे। मैंने दोपहर में थोड़ा सोना शुरू किया, थोड़ी पर्सनलाइज चीज है। तो कहीं ना कहीं मेकअप करने वाली बात होती है। तो हाउ टू करेक्ट द थिंग्स? और खान पान में कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो हम लोग गार्बेज खाते तो हैं और वो आउट जो होता है वो साइड्स में आ जाता है हम लोग की। जैसे एक बार पिछली बार आपने तोंद के बारे में कहा कि कौन सी सब बात? तोंद निकल आती है, तो गार्बेज की तरीके से आउट होने लगता है। तो वहां क्या हम आवाज मेरे तक आ नहीं पा रही है शायद कुछ। आपका म्यूट हो गया सर। हाँ। मैंने बोल दिया डॉक्टर साहब, हाँ मैंने जो कहा तो थोड़ा सा मैं डिटेल में। सुन नहीं पाया आपकी आवाज। अच्छा अच्छा, अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। अच्छा, मैंने ये कहा डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से क्या ऐसा, जैसे लाइफ स्टाइल में हम लोग को क्या चेंजेस करने चाहिए कि जिसको सेडेंटरी ना कहा जाए या ये कहा जाए एक्टिव लाइफ थोड़ी कर लें, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए और कितना स्लीप आवर्स होना चाहिए? और खान पान में हम लोग किस तरीके से क्या चीजें
चीजों के ऊपर करें, क्वालिटी ऑफ फूड के ऊपर हम लोग डिपेंड करेक्शन करें, या आवर्स ऑफ फूड पे कि कितने टाइम खाना, कितना खाना, जब हम लोग बार बार बीच बीच में कुछ नहीं मिला, टेबल के बगल से गुजर रहे हैं, कोई मट्ठी उठा के खा ली, कोई मिठाई का टुकड़ा उठा के खा लिया, मंचिंग करने लगे, अच्छा लाओ थोड़ी सी कोई दाल मोटी खा लेते हैं, लाओ 4 बिस्किट ही खा लेते हैं। इस पे हम लोग को कहाँ किस तरीके से करेक्शन रिक्वायर्ड है, वो थोड़ा सा जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है ना वो खान पान, जो बहुत बड़ी समस्या का कारण है। मतलब शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि मुट्ठी भर खाना बहुत होता है अगर एक समय में आप खाएं तो, जो इतना आपकी रिक्वायरमेंट है। उससे ऊपर जो भी हम खाते हैं वो तो हमारा शरीर में जाकर के जमना ही है। तो हम जो खाना खाएं, जितना हमें आवश्यक है उतना खाएं, सिर्फ स्वाद के लिए ना खाएं। ये जो स्वाद के लिए खाना है वो ही परेशान कर रहा है। तो ये अगर खत्म हो जाए कि जो स्वाद के लिए खाना है, तो तभी जो है ना आप जो जिससे कह सकते हैं कि भाई सादा जीवन और उच्च विचार तभी बन पाएंगे। अब स्वाद के लिए खाते रहेंगे तो कभी वो कम होगा ही नहीं, और कम नहीं होगा तो वो लीवर पे भी जमेगा, वो आंतों के चारों ओर भी जमेगा, हार्ट के चारों ओर भी जमेगा, और सभी ऑर्गन्स की जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं उनकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो क्षमता है, उसको कम करेगा ही करेगा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वांटिटी। तो आपके जो खान पान में जो विशेष ध्यान रखने की बात है कि इंडियन जितने भी खाने हैं ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है और प्रोटीन बहुत कम है। फैट की मात्रा भी काफी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। देखा गया है कि लोग अब 70%, 80% तक उनके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, जबकि 50-55%, मैक्सिमम 60% से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से मेरा मतलब है कि जो भी मैदा है, गेहूं है, चावल है, ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट रिच होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है दाल में भी होता है, लेकिन वो मात्रा कम है। तो विजिबल जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी क्वांटिटी को हमें स्पेसिफिकली कम करना चाहिए, और वेजिटेरियन डाइट में दाल को बढ़ाना चाहिए। जबकि देखा गया है कि साधारणतः लोग ऐसे करते हैं कि दाल वो एक ही टाइम होगी, उसी को मान लेते हैं कि हम तो दाल खाते हैं। तो दाल किसी भी तरीके से, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको प्रोटीन का सोर्स और करना है। तो जो आपकी चाहे वो दूध है या दही है या मट्ठा है, उससे भी आपका प्रोटीन का सोर्स पूरा होता है। प्लस दाल अगर कोशिश हो कि 2 बार भोजन में हो जाए, चाहे वो एक बार अंकुरित दाल के फॉर्म में हो जाए या चने उबाल करके उसकी चाट बना करके ले सकते हैं, हर एक बार भोजन के साथ रखें। लेकिन अगर आपके भोजन में, हर भोजन में अगर प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, और लिमिटेड क्वांटिटी में है, मतलब पोर्शन साइज उसका रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण इस चीज को कम करने के लिए वो है फाइबर। फाइबर हमें जो दाल से भी मिलता है, फाइबर हमें हरी सब्जियों से भी मिलता है। तो ये हमारा पेट भी ठीक रखता है। ओवरऑल हमारे को जो फीलिंग इफेक्ट है इसका बहुत होता है कि खाने वाला जो पेट भर जाता है, कि अगर आपने फाइबर अपनी डाइट में अच्छी मात्रा में रखा हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अक्सर मैं अपने मरीजों से कहता हूँ कि कहते हैं मतलब सब्जी स्वाद थी इसलिए मैंने 3 रोटी खा ली आज। अरे सब्जी स्वाद थी तो सब्जी खा लो ना भाई, रोटी क्यों बढ़ा रहे हो? एक कटोरी सब्जी फालतू ले लो, एक कटोरी दाल फालतू ले लो, सब रोटी नहीं बढ़ानी है। तो ये बड़ी कॉमन सी मिस्टेक होती है जो हम लोग सुनते हैं पेशेंट्स के मुंह से। तो उस चीज को आपको एक नियमित संतुलित समय के साथ खाएं। और जो मंचिंग या ग्रेजिंग जो है, कि आप जैसे जो आपने बताया था कि भाई आए टेबल से इधर खा लिया, ये तो बहुत ही एकदम जैसे कहे कैलोरी रिच चीजें हैं। मट्ठी खा ली, मठरी खा ली, बिस्किट्स खा लिए जो कि मैदा है, ट्रांस फैट है, ये हर तरीके से नुकसान करने वाले हैं किसी भी तरीके से। घी अपने आप में नुकसान नहीं करता, तेल अपने आप में नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ट्रांस फैट हो जाती है या हमने पराठा बना दिया उसका और उसको जला दिया, तो वो नुकसान ज्यादा करेगा। अदरवाइज तो घी अगर बहुत ज्यादा कैलोरी है तो आपको एक कैलोरी रिच चीज है तो आप कैलोरी एक्स्ट्रा लोगे तो वेट गेन होगा। लेकिन जो निगेटिव इम्पैक्ट है ट्रांस फैट के, जैसे कि अगर हम पराठे के फॉर्म में लेते हैं, तो आप अगर रोटी चुपड़ के खाते हैं उतनी बुराई वाली बात नहीं है, अगर आपने कैलोरी अपनी मेंटेन कर रखी है तो। लेकिन हाँ, अगर आपको वेट रिडक्शन करने की जरूरत है तो जरूर कैलोरी कम करने के लिए आप अगर बिना चुपड़ी रोटी भी खाएं तो ठीक है। लेकिन ये निर्भर ये करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बॉडी कितनी कितने एक्टिव आप हैं। तो सेडेंट्री लाइफ की जो बात आ रही थी, तो अगर आप 1-2 घंटे रोजाना लगा पा रहे हैं, नॉर्मल कोर्स में तो ये कहते हैं कि अगर आप
35-40 मिनट डेली अगर आप वॉक कर लेते हैं और कुछ थोड़ा 10-15-20 मिनट एक्सरसाइज कर लेते हैं, रेजिस्टेंस टाइप की एक्सरसाइज, तो सफिशिएंट। अगर 1 घंटा आप रोजाना दे रहे हैं अपने आप को तो सफिशिएंट है। आप लोगों के लिए कि जो आप रिटायर्ड हो चुके हैं या अभी कर रहे हैं, बहुत कम काम हो गया है, जिनकी डिपेंड वो नहीं है, तो वो लोग तो ठीक है, आप 2 घंटे भी दे सकते हो। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन अगर अपनी लाइफ के दौरान अगर 1 घंटा दे रहा है तो इट्स सफिशिएंट, उससे भी काफी काम है। और दूसरा यही ध्यान रखना चाहिए कि ऑफिस वाले जो लोग हैं, लॉन्ग सिटिंग है जिनकी, उनको कोशिश करते रहना चाहिए कि उठने का मौका ढूंढना चाहिए कि कुर्सी से कैसे उठ सकते हैं वो, चीजों को दूर रखें अपने आप ऑफिस में, कि भाई ये उठाने के लिए मुझे खुद ही उठना है और मैं खुद ही उठा के लाऊंगा फिर बैठूंगा। तो इस तरीके से आप जो है ना अपने जो रूटीन एक्टिविटी है उसको भी कम सेडेंटरी कर सकते हैं, सिटिंग जॉब होने के बावजूद भी। आप पानी पीने ही चले गए, आप वॉशरूम उठ करके चले गए, तो एक कंटिन्यूअस ये नहीं 3 घंटे 4 घंटे आप बैठे हैं। अगर 2 घंटे बाद भी आप ब्रेक करते रहते हैं बीच बीच में किसी भी फॉर्म में, 2 मिनट, एक तो आपकी आंखों को रेस्ट मिल जाता है काम करने से, दूसरा आपकी मूवमेंट्स हो जाते हैं, मसल्स जो स्ट्रेसेस होने लगती है, जो ब्लड इकट्ठा हो जाता है एक तरह से, उससे आप बच सकते हैं। और स्लीप की जहां तक बात है, 6 to 8 आवर्स नॉर्मल रहता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो 4 घंटे भी उनको सफिशिएंट लगता है, और ऐसे भी लोग हैं जिनको 9 या 10 घंटे भी चाहिए होते हैं। तो ये हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, उसके पास अवेलेबल कितने हैं, प्लस उससे कितने के बाद उसको लगता है कि मैं ठीक फील कर रहा हूँ, और सुबह जब उठने पर कोई स्ट्रेस नहीं उसको फील होता और वो नॉर्मल महसूस करता है। इसका तरीका यही होता है। अर्ली आवर्स में आप अगर सोते हैं तो मतलब ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। अगर 11 बजे से पहले अगर सो जाए तो आप सुबह आराम से 5-6 बजे उठ सकते हैं। तो अगर 11 से लेट करते हैं तो फिर वो नींद भी ठीक नहीं आती, और आप इफेक्टिव भी नहीं होती, उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। आप अगर 2 बजे 3 बजे सोएंगे और उसके बाद 8 बजे 9 बजे उठना चाहेंगे तो वो क्वालिटी ऑफ स्लीप कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। तो इस चीज का भी थोड़ा टाइमिंग का भी ध्यान रखना चाहिए, ड्यूरेशन के साथ साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक गाय के घी के बहुत सुना लाभदायक होता है, आयुर्वेदिक वाले भी बोलते हैं, खाने से पहले, खाने के बीच, खाने में दाल में डाल लो, वर्सेस द नॉर्मल घी में। गाय का शुद्ध घी कह रहे हैं भाई ये हेल्थ के लिए, हर चीज, हर बीमारी के लिए, शरीर के लिए ठीक होता है। इसके बारे में क्या राय बताएं आप? देखिए मेन चीज वही चीज है, कैलोरीज तो है इसमें, ठीक कोई बात नहीं। है ना। थोड़ा सा अगर आप कंपेयर करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल कंटेंट थोड़ा सा कम होगा, कुछ इसमें एडेड एडवांटेज हैं, जो एक मोनोसेचुरेटेड पॉलीसेचुरेटेड इस तरीके का जो कंपोजिशन होता है थोड़ा सा बेटर है। लेकिन अब आयुर्वेद तो खैर हम लोग इतना ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं जानते हैं कि कुछ और भी उसमें हो सकता है गुण इस तरीके के हों जो आयुर्वेद के हिसाब से हेल्प करते हो। लेकिन मेन चीज यही है कि आपको कच्चा ही घी, अगर घी रखना है अपनी डाइट में, आप रखना चाहते हैं तो उसको कच्चा ही रखें, उसके पराठे ना बनाए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये करके तो आप उसको स्पॉइल कर देते हो, फिर तो वो कैलोरीज के अलावा कुछ भी नहीं यूज रहेगा उसका। हाँ, उन्होंने वो यही रिकमेंड किया जाए तो पहले आधा चम्मच ले लो, जाए दाल के अंदर डाल लो, दाल के अंदर या डाल लो, मतलब हाँ, मैं उसको वो पराठे में उसमें उस प्रोसेस में मत यूज करो। मत यूज करो। हाँ। तो वो यही है कि अगर आपका वेट ठीक है तब तो ठीक है, लेकिन आपका वेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और आप नहीं, उसमें अगर कोई गाय, डायबिटीज, विद रिस्पेक्ट टू डायबिटीज, इसका कुछ है सेपरेट रेफरेंस? देखिए ऐसी कोई स्टडी तो कोई है ही नहीं, पर रिलेटिवली आप बात करेंगे एज कंपेयर टू जो आपका भैंस का जो जैसे दूध में भी यही होता है कि चिकनाई ज्यादा होती है भैंस के दूध में और गाय के दूध में कम होती है। लेकिन कुछ वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस तरीके के माने गए हैं गाय के घी में, जो आयुर्वेद कहता है कि इसमें बेनिफिशियल होते हैं। तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डिटेल आयुर्वेद की नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ आयुर्वेद ये कहता है, उसको मानना चाहिए। लेकिन वही क्वांटिटी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका वजन पहले से ज्यादा है, आप ये कि क्योंकि ये फायदा करता है इसको मैं जितना मर्जी खा लूं, वो तो रोटी भी है, फायदा करती है, आप एक की वजह 3 खा लोगे तो वैसे ही पेट भारी उत्पन्न हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज का तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्या आपकी बॉडी में गुंजाइश है घी खाने की। आपका अगर ऑलरेडी ओवरवेट है तो फिर वो चीजें आपको जाकर के लीवर में जमा करेंगी, बाकी तो काम नहीं करेंगी आज जो खा रहे हो। तो वो उस पर भी वर्क करना चाहिए। अगर फैटी लीवर पहले से ही आपका है और आप ऊपर से और घी खाएंगे कि ये सोच के कि ये बेनिफिशियल वाला है, तो वो नुकसान भी करेगा। डॉक्टर साहब, रोटी जो है बजाय गेहूं के ज्वार बाजरा और बाकी जो चने वगैरह हैं इनको पिसवाना चाहिए लगातार, वो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल, ये तो अब रिसर्च हमारी बहुत अच्छे से आ गई है
कि इसीलिए इस बार जैसे हमारी गवर्नमेंट भी जो है श्री अन्न के नाम से जितने भी मिलेट्स हैं, जो मोटा अनाज है जिसे बोलते हैं, तो उसको प्रमोट कर रहे हैं और उसका बहुत इफेक्टिव है। इसमें क्या है कि फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है, फाइबर ज्यादा, राइट। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो शुगर बढ़ाने की क्षमता होती है, वो काफी कम होती है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो कम हो जाता है, तो शुगर कम बढ़ाएगा वो, और इसके अलावा फाइबर ज्यादा हो जाएगा तो पेट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए अगर इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज थी और जिन्होंने ये स्विच कर लिया गेहूं से और इस पर, तो वो उनको डायबिटीज की दवाई नहीं खानी पड़ रही। बहुत सुंदर, अच्छी कई बात कई है। साल से है ऐसा, लोग मतलब 3-3 नहीं 5-5 साल के लोग हैं। मैं हूँ 9 अनाज की रोटी खाता हूँ कई सालों से, और एब्सोल्युटली डायबिटीज फ्री है। नहीं, बहुत लोग हैं जिनको डायबिटीज थी, उनकी डायबिटीज खत्म हो गई है। तो खत्म गेहूं हो के गई। साथ तो इसमें ग्लूटेन और कुछ इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स होते हैं गेहूं में, जो आपको डायबिटीज को ठीक ही नहीं होने देते हैं। इसके चलते तो जो हम रिवर्सल की बात भी करते हैं, तो हम हमेशा स्विच करने के लिए बात बोलते हैं कि पेशेंट से कि भाई आप उस पर तो स्विच कर ही जाओ, साथ साथ बाकी चेंजेस करने के साथ साथ, तो बहुत काम। बहुत इफेक्टिव है मिलेट की रोटी, बहुत। डॉक्टर एक जो एक अक्सर कहते हैं कि दूध से बने हुए पदार्थ या दूध नहीं लेना चाहिए, एक नई थ्योरी है मतलब है, तो ये क्या वास्तव में कोई चीज सही है मतलब? क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि दूध से बने पदार्थ या दूध नहीं पीना चाहिए मतलब, और ये एक नया कॉन्सेप्ट है। नहीं, नया एक वेगन डाइट का यूरोप और अमेरिका वगैरह में कॉन्सेप्ट आया है, तो वही जो है यहाँ पर भी बच्चे देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एग्जाम्पल देते हैं कि वो वाला एनिमल नहीं पीता, ये नहीं, इसने नहीं किया, इसने कभी दूध नहीं पिया, वो कितना स्ट्रांग और ये कितना स्ट्रांग। अभी मैं देख रहा था एक जगह ऐसा आ रहा था कि भाई कुछ कंट्री है जहाँ पे दूध सबसे कम या यूज होता है, तो वहाँ हार्ट की बीमारी भी कम होती है। लेकिन वो जो स्टडीज जो है ना, इक्का दुक्का स्टडीज होती हैं बहुत। मतलब जिसे कहना चाहिए, जो एक हम लोग मानते हैं कि रिसर्च इस लेवल की है, तो ये हमारी फुल प्रूफ है। तो मैं तो आई एम फुल इन सपोर्ट ऑफ वेजिटेरियन डाइट में आपको मिल्क रखना ही चाहिए, नहीं तो बहुत सारी डेफिशिएंसी होने वाली है, आप नहीं मैनेज कर पाएंगे। वो लोग, उनका क्या है कि वो वेगन डाइट कर लेते हैं, पता नहीं फिर वो प्रोटीन कैसे पूरी करते हैं, या वो नॉनवेज खाते नहीं है। मुझे आई डोंट बिलीव कि वो ऐसा करते होंगे। दूध तो नहीं लेते वो लोग, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो दूसरी तरीके से अपनी प्रोटीन पूरा करते होंगे, उस पर फ्रूट्स कोई वगैरह। चर्चा नहीं करता कि वो प्रोटीन कैसे पूरी कर रहे हैं अपनी, या कैल्शियम कैसे पूरा कर रहे हैं। दूध वर्सेस दही, दूध वर्सेस दही। नहीं, वो तो मिल्क प्रोडक्ट हो गए ना सारे के सारे, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट है प्रोडक्ट। ना। हालांकि वो लोग क्या करते हैं, सोया मिल्क लेते हैं आजकल, वहां पर टोफू के नाम से उस तरीके के मिल्क चलते हैं कि वो ये गाय या भैंस का दूध पीने की बजाय वो उस तरीके का दूध बना लेते हैं, कुछ आर्टिफिशियल टाइप का, उसको यूज करते हैं वो लोग एज एन टॉफू। वाइटनर। तो वो लेकिन मैं तो, जो इंडियन हमारा जो ट्रेडिशनल है, कल्चर है और सदियों से चला आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इसमें कोई बहुत हार्म है लेने के लिए। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ और खुद भी वही इस्तेमाल करता हूँ। एक तो सर इसके अंदर जो फास्टिंग वाला मैटर चलता है, क्योंकि कहते हैं जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, और जो ये कहते हैं 12 घंटे की फास्टिंग, 16 घंटे की फास्टिंग, 8 घंटे की फास्टिंग, ये क्या वास्तव में कोई यूजफुल है मतलब बॉडी के लिए? और अगर आप कुछ सालों 16 घंटे कहते हैं, कुछ 12 कहते हैं, कुछ 8 कहते हैं, मतलब ये क्या वास्तव में हमारे बॉडी के लिए एक अच्छी चीज है? दो चीजें, दो एस्पेक्ट हैं इसमें। एक तो जब हम फास्टिंग या इंटरमीडिएट फास्टिंग, 16 घंटे की फास्टिंग, 12 घंटे की फास्टिंग, अल्टरनेट डे फास्टिंग, अल्टीमेट एम ये है कि अगर आपने वेट रिड्यूस करना है, और वेट रिड्यूस करने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो वो ओवरऑल आपकी डायबिटीज को क्योर, जिसे कहना चाहिए रेमिशन में ले जाने के लिए हेल्पफुल होती है। कैलोरीज कम करनी है, चाहे वो आप एक दिन में अपनी विंडो 8 घंटे की विंडो बना ली आपने कि मैं इस दौरान से इस दौरान ही खाऊंगा, बाकी 16 घंटे फ्री करूँ। इसका लेकिन एडेड एडवांटेज देखा गया, आपकी इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आप जब आंतों को रेस्ट देते हैं, खाते नहीं है जिस पीरियड में, एक तो आपने कैलोरी कम ली, तो उससे आपका वेट रिडक्शन होता है, प्लस आंतों को आप रेस्ट भी दे देते हैं। तो हमारी आयुर्वेद में शुरू से जो ये कॉन्सेप्ट है फास्टिंग का, या मोहम्मडन्स में भी आपका जो है रमदान के, उनका भी हर धर्म में, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, सब में कुछ ना कुछ फास्टिंग को रखा गया है और धर्म से जोड़ा गया है उसको। उसका पर्पस मेरे ख्याल से यही है कि अल्टीमेटली आपकी आंतों को रेस्ट मिलना चाहिए, और वो आप, इसीलिए वो एकादशी का व्रत 2 हफ्ते में एक बार, तो मतलब कहते हैं साइंटिफिकली प्रूफ आ गए हैं इसके कि अगर 2 हफ्ते में एक बार भी अगर आप एक बार फास्ट कर लेते हैं,
अपनी आंतों को रेस्ट दे देते हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और बाकी जो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए फास्टिंग की बात आती है, तो उसमें जो अभी हम एक बात करें कि नॉर्मल आदमी जो आजकल फास्ट अब शुरू होने वाले हैं, व्रत नवरात्रे के आ रहे हैं या रमजान के दौरान जो चल रहे हैं, तो उसमें कभी भी, एक तो जो लोग इंसुलिन लेते हैं या जो टाइप 1 वाले पेशेंट्स हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए वेरिएशन बहुत होती है, शुगर कभी नीचे कभी ऊपर। जैसे ही उन्होंने गैप किया तो उनका शुगर लो हो सकता है, तो वो अल्टीमेटली वो लैंड अप कर जाते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में, और उनको ब्रेक करना पड़ता है, और वो हेल्थ के लिए उनके डेट्रीमेंटल होता है। तो इसलिए ऐसे में उनको तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। फिर दूसरे जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, उनको भी फास्टिंग जो व्रत है उससे बचना चाहिए। तो जो कौन लोग कर सकते हैं? जिनका शुगर ठीक चल रहा है, दवाइयों से ठीक चल रहा है, वो अगर अपनी जो पैटर्न है उनका फास्ट करने का, क्योंकि हमारे फास्ट में भी अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं मैं पूरे दिन फलाहार लेता हूँ, कुछ लोग पूरे दिन खाते ही रहते हैं, उनको तो सुबह से लेके शुरू हो जाते हैं। मतलब मैं अपने बचपन की बात करता हूँ, तो हमारी माता जी तो हमें पता खिलाती ही रहती थी फास्ट में, जब फास्ट कराती थी, वो नवरात्रों में कराती थी, ट्रेडिशन था कि करना है, तो सुबह से शुरू हो जाती थी, ये खा लो वो खा लो, और वो मुझे लगता है ओवरऑल लैंड करते थे कि हम बहुत ज्यादा खाया करते थे। तो वो इस तरीके का फास्ट करता है तो अलग ही इम्पैक्ट होगा उसका। तो डिपेंडिंग ऑन जो आपकी पैटर्न है खाने का, उससे आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करके, तो डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि ये वाला मील जो आप ले रहे हो फास्टिंग के दौरान, ये आपका हैवी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा है, इसके बाद आपका शुगर बढ़ेगा, तो कौन सी दवाई को आपको बंद करना है, कौन सी दवाई हम एड ऑन रख सकते हैं। और बिल्कुल निश्चित रूप से फास्टिंग के दौरान अगर आपका शुगर कंट्रोल रहता है, आप उसको मॉनिटर करें, शुगर बार बार चेक करते रहें ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, तो आप रख सकते हैं। बहुत सफलता से लोग रख रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। तो हम लोग ने जो बातें की वो की डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में। इनफैक्ट क्या होता है, कोई आदमी एकदम नॉन डायबिटिक है, अचानक कोई बीमारी हुई, कुछ हुई, वहाँ पे हॉस्पिटलाइज हुआ, टेस्टिंग वेस्टिंग हुई, तो बता रही इनको तो बहुत हाई शुगर लेवल था, कन्वर्शन हुए, ले गए 400-500 शुगर लेवल था। अचानक आदमी कैसे डायबिटिक हो जाता है? उसके एक तो रीजन हम जानना है। एक तो कहते हैं सब कि जेनेटिक है या कुछ है, बट जेनेटिक में होता है सर, चीजें शुरू से हो जाती हैं, लेकिन अचानक कैसे डायबिटीज? उसका रीजन, को रीजन क्या है? खाली स्ट्रेस ही है या देयर कैन बी अदर रीजंस? नंबर 2, एक नई स्टडीज डॉक्टर्स के बीच में ही, आई हैव डिस्कस विद द डॉक्टर्स, हमारे यहाँ पे पूरी कोठरी है सर, तो उसमें ये होता है कि हम लोग, एक नई थ्योरी चल पड़ी है कि हम लोग बॉडी को उसके एक्लेमेटाइज होने में बीमारी के साथ टाइम नहीं देते। जरा सी डायबिटिक हुई, साहब इनको इंसुलिन दे दीजिए, जरा सी कोई प्रॉब्लम हुई, ये टेबलेट खा लीजिए, जरा सी प्रॉब्लम, तो बॉडी का अंदर से जो उसका इम्यून सिस्टम है, उसको हम लोग फाइट आउट करने के लिए टाइम ही नहीं देते हैं। ये दो चीजों पे हम थोड़ा सा क्लैरिटी चाहते हैं। क्योंकि पहला सवाल जो आपने पूछा कि अचानक कैसे पता लगता है, अचानक पता लगने का जो मुख्य कारण होता है कि 50% से ज्यादा लोगों में डायबिटीज एसिम्टोमेटिक होती है, यानी कि उनमें कोई सिम्टम्स होता ही नहीं है। तो डायबिटीज तो उनके अंदर चल रही थी, लेकिन उनको पता नहीं था। ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि आपको पता नहीं था, तो आप अस्पताल में पहुंचे, आपको निमोनिया हो गया, आपको इन्फेक्शन हुआ, आपको चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, वहां जब टेस्ट किया गया आपको शुगर आपका था, लेकिन आपको सिम्टम्स नहीं थे, इसलिए आपको था कि ये मेरे को अभी हुई है। लेकिन जबकि वास्तव में ऐसा होता है, जब हम, क्योंकि जब ऐसी स्थिति में हमने देखा है, जब हम HbA1c करते हैं, तो पिछले 3 महीने का शुगर बताता है, तो वो देखते हैं वो 9-10 आ रहा है, ये 11-12 आ रहा है, तो वो एक्यूट स्थिति में नहीं पैदा हो सकता। अगर हमारा शुगर किसी का 200-250 आ रहा है और HbA1c 7 से कम आ रहा है या 6.5 से कम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसको अभी स्ट्रेस इंड्यूस है। चाहे वो निमोनिया हुआ वो उसने स्ट्रेस किया, चाहे वो बहुत तेज बुखार हुआ उसने स्ट्रेस किया, या कोई ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हुआ सीवियर, बॉडी के ऊपर इतना स्ट्रेस पड़ा कि एकदम पसीने पसीने हो गए, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड बॉडी में रिलीज होते हैं जो एकदम से शुगर को लेवल को बढ़ा देते हैं। तो वो इसीलिए आजकल हम लोग कोरिलेट कर लेते हैं एक HbA1c लेवल करा करके कि इसकी शुगर ये पहले से चल रही है या इसकी शुगर अभी स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम ऐसी इमरजेंसी वाली अवस्था में दवाइयां देते हैं। तो अभी हमारे पास एक महत्वपूर्ण टेस्ट है जिससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि ये पहले से चल रहा था या अभी हुआ है। इसको मुख्य कारण स्ट्रेस होता है। ऐसी स्थिति में स्ट्रेस कई तरीके से आ सकता है, वो चाहे बीमारी की वजह से आए या
वैसे कोई स्ट्रेसफुल लाइफ उसकी होती है। मुकेश जी नीचे कर लीजिए, आप वीडियो ऑन कर लीजिए मुकेश जी। दूसरा जो हमारा सवाल था कि जो हम अपनी बॉडी को टाइम नहीं देते टू फाइट आउट विद द थिंग्स और मेडिसिन एकदम स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मली देखिए, ये तो अप्रोच बिल्कुल ही गलत है कि हमारे जैसे अब किसी का, मेरे पास कोई पेशेंट आता है कि उसको 6.5 है, 6.6 HbA1c होता है और शुगर आपके मार्जिनली रेज्ड है, तो हम लोग तो कोशिश ऐसी करते हैं, कोई इमरजेंसी अगर नहीं है, उसकी कोई सर्जरी नहीं होने जा रही है, तो हम उसको 3 महीने का टाइम देना चाहते हैं मुकेश जी कम से थोड़ा सा कम। नीचे को तो बैठिएगा भाई, आपके तो जो आप जो है क्या? थोड़ा सा, हाँ बस अपना बस चेहरा दिखाइए, बस बस इतना दिखाइए, बस ठीक ठीक। ये मुकेश तो निमानी खाने साहब है, का सिलीगुड़ी से हैं साहब, है ना जी? मैं पहली बात अपनी खत्म कर लूं। जी सर, सॉरी सॉरी। हाँ, तो जो बात हम कर रहे थे कि आपका जो क्वेश्चन था, दिमाग बीच में कहा था, वो स्ट्रेस वाला, मेडिसिन देने की। मेडिसिन का, सॉरी, तो मेडिसिन वाले की बात करें तो नॉर्मल कोर्स में यही होना चाहिए कि आपको थोड़ा पता लगता है मार्जिनली आपका ब्लड शुगर रेज्ड है, तो आपको लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना चाहिए। और अगर आप लाइफस्टाइल पे ध्यान देते हैं, लाइफस्टाइल का मतलब ये कि आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको आप बेटर करने का प्रयास करें। आपका खान पान, जिसे आप हेल्दी खाना बोलते हैं, कई बार उसकी क्वांटिटी आप बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं, उसकी क्वांटिटी में उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा आप कम करेंगे, ऑयल की मात्रा कम करेंगे, तब भी आपका शुगर लेवल आसानी से कंट्रोल हो जाता है। तो आपको बहुत लंबे समय तक आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। तो इसी इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम लोग आजकल रिवर्सल ऑफ डायबिटीज की बात कर पाए, कि हम लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं, हम क्वांटिटी ऑफ फूड चेंज कर रहे हैं, उसका तरीका लेने का चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जो इतना इंस्टेंटली इंसुलिन रिक्वायर्ड है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हमारी एज की वजह से या हमारा पेंक्रियास थोड़ा वीक पड़ गया, वो बीटा सेल्स उतना इंसुलिन नहीं बना पा रही है जितना उसकी रिक्वायरमेंट होती है, हम जितना एक साथ इकट्ठा हम लोड डाल देते हैं। ये डिपेंड करता है लोड आपने कितना डाला। आपसे शुगर लेवल, मान लो आपने 400 लेवल के हिसाब से 2-3 मिठाई के पीस खा लिए और ये सब चीजें खा ली, और आपका शुगर 400 पहुंच गया, अब इतनी इंसुलिन है नहीं, तो वो उसको लेवल पे नहीं ला पाती। इंसुलिन मान लो ऐसी है कि आपकी 200 को बैलेंस कर सकती है। तो अगर आपने अपनी जो खाने की क्षमता ही कम कर दी, क्वांटिटी कम कर दी, और आपने उसको 200 करा, 200 आपकी बॉडी बना सकती है, तो आपका शुगर आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करने से ही पूरा हो जाएगा। दूसरा, आप एक्सरसाइज करेंगे तो वेट थोड़ा रिड्यूस करेंगे, इंसुलिन सेंसिटिव बढ़ जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो जो आपके अंदर ऑलरेडी इंसुलिन बन रही थी वो भी इफेक्टिवली यूज हो जाएगी। तो ये जो मेनली रीजन है डायबिटीज का, वो स्ट्रेस से है, स्ट्रेस से हो जाती है क्या, और स्ट्रेस क्या रीजन? स्ट्रेस एक फैक्टर है, स्ट्रेस अकेला नहीं सफिशिएंट। जी। जैसे अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की मैं शुरू में ही बात कर रहा था, तो हम लोग 6S वाली बात आती है हाँ, कि आपका स्लीप, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्मोकिंग, शुगर, साल्ट, ये सब चीजों का कंट्रीब्यूशन होता है लाइफस्टाइल में। तो सिर्फ अकेला स्ट्रेस नहीं है, लेकिन स्ट्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा देखा गया कि हम लोग, कुछ पेशेंट्स हमारे शुगर कंट्रोल ही नहीं होता, हम स्ट्रेस पर अगर काम नहीं करते हैं, जब तक उनको स्ट्रेस रिड्यूस करने वाली मेडिसिन हम ऐड नहीं करते, उनका शुगर कंट्रोल नहीं होता। वो इस चीज से परेशान है कि सुबह 200 हो गया, फिर सो रह गया, अब 300 हो गया, अब सो रह गया, अब 125 हो गया, वो बहुत परेशान रहते हैं। तो उनको, हमें ऐसे पेशेंट को स्ट्रेस कम करने वाली मेडिसिन भी साथ में देनी पड़ती है, तभी उनका शुगर लेवल कंट्रोल हो पाता है। डॉक्टर साहब, एज के मुताबिक HbA1c का जैसे 6.6 से नीचे है होना जरूरी है नॉन डायबिटिक, एज के मुताबिक क्या 7 से नीचे गुड इनफ है फॉर नॉन डायबिटिक, या क्या है इसका, कोई है कुछ आपके? नहीं, देखिए, अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, पहली तो बात आती है, हम डायग्नोस करना चाहते हैं कि डायबिटीज है या नहीं, या हम मैनेज ये करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हमें डायग्नोस करना है तो 5.7 और उससे ऊपर और 6.5 से नीचे, तो हम बोलते हैं अर्ली डायबिटीज। अब हमारा ये लाइफ स्टाइल के साथ, परहेज के साथ अगर इसके बीच में रह रहा है, तो हमें ऐसे में कोई दवाई नहीं शुरू करनी। लेकिन अगर कोई आदमी 80 साल का है, 75 साल का है, जो घर में लेटा हुआ है और उसका HbA1c 7 भी है, और उसको हम कोई दवाई नहीं दे रहे, 7 है, 7.5 है, तो दवाई कोई नहीं दी, हमने शुरू नहीं करी, क्योंकि दवाई देंगे तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। तो अगर 7 भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम लोग अगर उस एज में हैं और 6.5 से 7 के नीचे है, तो आई थिंक इज मतलब ओके, अगर गुड आपका इनफ। विदाउट मेडिसिन इतना है, और आप हाँ, अपनी अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपने खत्म कर दी, रोज अपने नियमित रूप से खाने पीने पे भी ध्यान दे रहे हैं और अपना व्यायाम भी कर रहे हैं, बिल्कुल। तो 7 भी इज ओके। 6.5 हाँ, 7 तो बिल्कुल ठीक है इसमें। और यही हमारा टारगेट होता है, डायबिटीज वाले पेशेंट्स में भी तो हम यही टारगेट कर रहे हैं
आपका बिना दवाई के मेंटेन है, चाहे वो 60 साल की उम्र में, चाहे 70 की उम्र में या 75, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अल्टीमेटली तो यही मेंटेन करना था हमको। बिल्कुल, वेरी नाइस। बिकॉज ये सब काफी हम लोग, हमारी एज में लोग, सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथ भी रहता है, साथ से नीचे रहता है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। अपनी लाइफ मेंटेन करिए, लाइफ स्टाइल। बस ठीक। वो चीज मेंटेन करनी पड़ेगी कि डायबिटीज शुरुआत की है या डायबिटीज लास्ट की है। हाँ, आपको हेल्थ के लिए, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। और एक्सरसाइज, व्यायाम तो हर स्टेज में चाहिए। बस तपस्या है, तप है, ये तो तप है। हाँ जी, डॉक्टर साहब हमारे बीच में मुकेश निमानी साहब, ये सिलीगुड़ी से हैं, एडवोकेट हैं, एक कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जी। मुकेश निमानी जी। बिल्कुल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मेरा सवाल एक पर्सनल सवाल था। जैसे मैं आई एम 51 years ऑफ एज, माय हाइट इज 5.5 इंची है, 5 फुट 5.5 इंची। हम्म, मेरा वेट 89 है। हम्म, तो उस हिसाब से जब डॉक्टर साहब से ऐसे अंदाजन बात होती है कभी, तो वो कहते हैं मेरा शरीर का वो देख के, काठी देख के बोलते हैं कि आपका 75 से ज्यादा वजन नहीं हो सकता। तो जब वेट करते हैं तो वेट काफी ज्यादा आता है, 89 किलो। बोला 89 किलो तो आपका देखने से लगता नहीं है। हम्म, तो इसका, और मुझे भी मेरा वेट था 76, उसके बाद 12-13 किलो अचानक से बढ़ गया विदाउट माई नोटिस, मतलब पता भी नहीं चला कि कैसे बढ़ा। तो इसके कोई विशेष कारण हो सकते हैं? बाकी सारी चीजें, मैं एक हाइपरटेंसिव हूँ, ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा हूँ, डायबिटिक नहीं हूँ। तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। देखिए, अगर वेट बढ़ा है आपका, तो इसीलिए हम लोग ना, एक जैसे अब एक तो चीज होती थी बीएमआई, वेट और हाइट के रेशो के हिसाब से हम लोग निकालते थे। तो बीएमआई में थोड़ा फैलेसीज हो सकती हैं कि आपका देखने में नहीं लग रहा, लेकिन बीएमआई भी आपका ज्यादा नहीं आ रहा है। बीएमआई कैलकुलेट किया वेट और हाइट के हिसाब से है। तो अब आजकल क्या करते हैं, जो इंडियंस में एक चीज आती है एब्डोमिनल ओबेसिटी, जो विसरल फैट है ना, दैट इज मोर डेंजरस, मोर रिलेटेड टू हार्ट डिजीज या जितने भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है। तो विसरल फैट, जो पेट का आप साइज नापते हैं, तो ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जो है सेंट्रल 90 सेंट्रल ओबेसिटी सेंटीमीटर भी आप बोलते नाप हैं। करके देखेंगे, 90 सेंटीमीटर से अगर आपका कम आता है इंडियंस के लिए, तो इसका मतलब कि आप ठीक हैं। लेकिन अगर आपका जो सिंपल से आसान सी भाषा में कहूँ, अगर अंडरवियर आपको 90 से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब आप ओबीज हैं, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अगर आपका 90 या 90 से नीचे आप अंडरवियर आप पहनते हैं, तो आपका ठीक होगा। नहीं तो आप नाप के भी देख सकते हैं, 90 सेंटीमीटर फीमेल्स के लिए 84 से नीचे, और मेल के लिए 90 सेंटीमीटर से नीचे आपका होना चाहिए एब्डोमिनल ओबेसिटी, जो एब्डोमिनल गर्थ जिसे बोलते हैं, उसका नाप। तो इसको ये सेंट्रल आपको देखना, सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं ना? सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। तो वो ये क्या? आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। तो उससे भी आप अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं कि आप मोटे हैं या नहीं, आप दिखाई देता है नहीं देता। क्योंकि अगर बढ़ा है 10-12 किलो, वो बोन्स का वेट तो आपको नहीं बढ़ेगा, वो जो भी बढ़ेगा वो फैट का वेट होगा। और फैट ऐसे स्पेसेस होंगे आपके बॉडी में जिसमें जाकर के वो मर्ज हो गया है। तो अभी आपका ओब्वियस फैट नहीं बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन लग तो रहा है कि आप ओवरवेट हैं। कि जो आपकी हाइट है, हाइट तो 165 के आसपास है, 165 सेंटीमीटर आपकी, और आप 89 अपना वेट बता रहे हैं, तो सिग्निफिकेंटली हाई है। आपका बीएमआई करीब 30 के आसपास टच करता हुआ आएगा, अगर इतना वेट है। बीएमआई के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया था, 7 किलो ज्यादा बता रहा था। है कितना? शायद 7 किलो ज्यादा बता रहा था, 7 किलो। नहीं, आप 89 बोल रहे हैं ना, 89 तो ज्यादा हो गया। और हाँ जी, अगर आप 89 में 7 किलो ज्यादा नहीं है और आपका। ज्यादा। बीएमआई जो है आपकी, जो इंडियन एथनिसिटी है ना हमारी, तो उसमें जो हाँ जी। विसरल फैट ज्यादा होता है, एब्डोमिनल ओबेसिटी या सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा होती है। तो आइडियल बीएमआई जो रिकमेंडेड है ना, इंटरनेशनल में होता है कि 25 से कम होना चाहिए, और इंडियंस के लिए 23 से कम होना चाहिए। हालांकि नॉर्मली देखा गया है कि जो मैं ओपीडी में हम लोग देखते हैं कि 25, मतलब 23 वाले तो बहुत ही कम लोग होते हैं। मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। लोग मुझे कहते हैं कि मैं मोटा नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी जो है 24-24 के आसपास है मेरा बीएमआई भी, ठीक है। तो लेकिन जो इंडियन रिकमेंडेशन है कि 23 से कम हो तो बेटर होता है। लेकिन इंटरनेशनल है कि 25 से अगर बीएमआई आपका कम है, तो तब भी यू आर इन गुड हेल्थ। तो आपने गलत कैलकुलेट किया होगा, एक बार दोबारा से उसको फॉर्मूला देख करके करिएगा। तो आपका वेट रफली 15 से 20 किलो एक्स्ट्रा है। आपकी जो हाइट है, एक्स्ट्रा अगर है। 165 आपकी हाइट है और 89 आपका वेट है, तो अब टेक्निकली 70 से ज्यादा तो वेट आपका होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। 70 से नहीं। लेकिन
कोई बात नहीं, अगर आप अपना 5-10 kg भी, जैसे 10%, 5 to 10% भी अगर अपना वेट आप कम कर लेंगे तो लीवर से फैट हट जाता है, आपका मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनसे आप काफी बच सकते हैं। तो वो तो पूरा तो अचीव कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपको प्रयास करना चाहिए अपनी डाइट और एक्सरसाइज के द्वारा कि 5 to 10% तक वेट भी आप रिड्यूस कर पाए, मतलब 4-5 किलो से 7-8 किलो तक अगर आपने वेट रिड्यूस किया तो वो भी गुड एनफ है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से, ऑलरेडी सब म्यूट है। डॉक्टर साहब, अब मैं सोच रहा हूँ कि फिर हम लोग हाइपरटेंशन भूल जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ टाइम से बड़ी तेजी से निकल रहा है, 6:40 हो रहा है। तो डायबिटीज पे मेरा तो लगभग खत्म हो गया क्वेश्चंस, क्योंकि पिछली बार भी आपने सक्सेस का जिक्र किया था, हाँ जी। लिस्टिंग टू दैट, तो काफी क्वेरी हो गई थी हमारी। हम खाली एक चीज इसमें बीएमआई इंडेक्स निकालने का एक तरीका जानना चाह रहे हैं, और हाइपरटेंशन के बारे में थोड़ा व्हाट्सएप की नॉलेज जो आती है, क्या होना चाहिए एक्चुअल रीडिंग, क्या ये एज के साथ कितना बढ़ सकता है, कितना हम टॉलरेट कर सकते हैं, एंड हाउ टू कंट्रोल इट, ये 3-4 चीजों पे थोड़ा सा हम लोग को ज्ञान दीजिए सर। वैसे तो जैसे आपने इनिशियली बोला था कि सॉफ्ट कॉपी, मैंने इस बार सॉफ्ट कॉपी तो अरविंद जी को भेज दी थी, लेकिन पता नहीं शायद उनसे मिस हो गई है क्या है, मैं दोबारा से भेज दूंगा। दोबारा भेजेंगे। डायबिटीज की और उसकी सॉफ्ट कॉपी मैंने पीडीएफ मंगवा ली थी, तो ठीक है। मैंने भेजी भी थी, तो मैं आज फिर दोबारा से अभी भेज दूंगा, तो आप लोग उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो दोनों चीजों के बारे में उसमें मिल जाएंगी। जहां तक बीएमआई की बात है ना, तो मुझे लगता है बीएमआई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आइडियल जो सिंपल सा तरीका यही है कि आपकी हाइट जितनी सेंटीमीटर में है, मान लो 160 सेंटीमीटर है तो आपका वेट 60 के आसपास रहेगा तो ठीक है, उसमें से -100 कर दो। दिस इज द रफ एस्टिमेशन कि आपका इतना होना चाहिए, 2-4-5 किलो ऊपर नीचे कोई चलेगा, लेकिन रफ अगर आपने इतना टारगेट अगर मेंटेन कर रखा है अपना कि हाइट इन सेंटीमीटर -100, तो आपका ये मैनेजेबल है। इसका मतलब आप रीजनेबली जो एक्सेप्टेबल हम लोग ने जो कर लिया है स्टैंडर्ड, उसमें आप है। लेकिन अगर कम है तो बहुत अच्छा है, और इससे अगर कम है वेट तो लेसर इज बेटर। तो वजन कम होना को हम लोग बीमारी नहीं मानते, जैसे बीपी कम होने को हम लोग बीमारी नहीं मानते। जितना लोएस्ट पॉसिबल ब्लड प्रेशर आपका है उतना ही बेटर है, जो आपकी बॉडी टॉलरेट कर ले। इसीलिए हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं ब्लड प्रेशर का तो इसी चीज का ध्यान रखते हैं कि जितना मिनिमम पॉसिबल, हर एक के लिए अलग अलग टारगेट हम लोगों ने रखा हुआ है। जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसका टारगेट हमारा जो है 130/80 से नीचे रखते हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको कोशिश करते हैं कि 120 और 80 से नीचे रहे तो बेहतर है उसका। तो इन जनरल जो नॉर्मल आदमी है उसको आज 60 साल की उम्र में जो अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वो कहते हैं 150-90 भी है तो इट्स ओके, हमें ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग 140/90 से नीचे रखने की कोशिश करते थे, लेकिन अब कहते हैं कि 60 साल की एज पर भी अगर 150-90 के आसपास अगर उसका चल रहा है तो उसको ट्रीट करे बगैर भी आपका में करा या नहीं करा में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। लेकिन साथ में अगर कोई बीमारी जुड़ जाती है, जैसे डायबिटीज हो गई या आपको कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम है, और के द्वारा कम करना चाहिए। और बस टारगेट यही होता है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि वो लोएस्ट पॉसिबल ब्लड प्रेशर जो पेशेंट टॉलरेट कर ले। ऐसा ना हो कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर 160 था और हमने उसको करके 120 कर दिया और पेशेंट को चक्कर आने शुरू हो, तो वो गलत है। तो अगर पेशेंट्स 160 से 140 पे या 130 पे आके कंफर्टेबल है तो हमें वहीं रखना चाहिए, उससे नीचे लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये एज टू एज वेरिएशन होता है, प्लस साथ में एसोसिएटेड इलनेस कौन सी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हमें जो इस तरीके से हम ध्यान रखें, तो आपका बीएमआई वाला एक सवाल था और एक बीपी के बारे में। एक तो डॉक्टर साहब ये पूछा था कि कौन सी एक्सरसाइज, जैसे मुझे लगता है शायद वॉक करने से बीपी काफी कंट्रोल होता है, इज इट ट्रू? बिल्कुल, देखिए वॉक सबसे सेफेस्ट एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको ना किसी कोई भी, जैसे जिम ज्वाइन करना है, आप 60 साल की एज में डिसाइड कर रहे हैं कि मैं जिम ज्वाइन करूं, तो वो तो बहुत रिस्की हो सकता है आपके लिए, कि वहां लोग कर रहे होते हैं, आप देखेंगे और फिर करने की कोशिश करेंगे जिसकी आपको प्रैक्टिस नहीं होती है, तो वो तो बहुत डेंजरस चीज है। तो वॉकिंग में आप वॉक करते हो, आपको पता है मेरे को इतनी वॉक से मैं कंफर्टेबल हूँ, तो आप ग्रेजुअली उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन बस हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी एक्सरसाइज का आप पैटर्न लेते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमेशा पहले 5 मिनट तक वार्म अप करें अपने आप को, और फिर लास्ट में जब आपका वॉक खत्म होने वाला हो तो आप कूल डाउन भी करें 5 मिनट। ये 5-5 मिनट देने और बीच वाले पीरियड को बढ़ाते जाएं।
जैसे आप कोई योगा भी करते हैं तो उसमें भी आपको पहले वार्म अप करते हैं वो, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वॉक कर रहे हैं तो नॉर्मल यही है कि आपने वॉक स्टार्ट किया, हल्का हल्का पार्क का आप चक्कर लगाते हैं, तो आपने 5 मिनट में जो भी 1 2 3 जो भी डिपेंडिंग अपॉन पार्क का साइज है आपने किया, और फिर उसके बाद आपने धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाई, और आपने 10 मिनट, आपको लगता है मैं 20 ही मिनट वॉक करूंगा तो 20 मिनट रखो, आपको लगता है मैं 30 मिनट वॉक करूंगा तो 20 बीच वाला टाइम 20 मिनट, 5 मिनट वार्म अप, 5 मिनट कूल डाउन। आपको लगता है नहीं मैं 40 मिनट करूंगा तो 30 मिनट आप स्पीड से करें। स्पीड से करने का या एरोबिक करने का मतलब कि आपका सांस फूलने लगे। दूसरा आदमी अगर फोन पे आपकी आवाज सुन रहा हो तो वो आपको कहे क्या हो कि गया? वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये होना चाहिए। अगर ये हो रहा है इट मीन्स कि आपने वो जो अचीव कर लिया जो आप टारगेट अचीव करना चाहते हो। अब ये तेज भी हो सकता है, धीरे भी हो सकता है, क्योंकि आपकी अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है सांस की तो आपके लिए तेज की अलग लिमिट होगी, और जिसको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए तेज चलने की लिमिट अलग होगी। तो आपका सांस फूल रहा है इसका मतलब इससे ज्यादा तेज आपको नहीं करना चाहिए, और दूसरे लोग तेज चल रहे हैं तो आपको जबरदस्ती नहीं कोशिश करनी चाहिए कि मैं इससे ज्यादा करूं। और जहां आपको लगे कि मेरी एफिशिएंसी खत्म है तो धीरे धीरे करके कूल डाउन करके उसको आप रुक सकते हैं। तो सबसे सेफेस्ट एक्सरसाइज तो वॉक इज अ वेरी सेफेस्ट एक्सरसाइज, जो सभी को किसी भी एज में कर सकते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के भी आप कर सकते हैं। बीपी के लिए, हाइपरटेंशन के अलावा कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज डॉक्टर साहब, जैसे कार्डियो के लिए बताइए आपने, कार्डियो की होनी चाहिए या उसके लिए होनी चाहिए, डायबिटीज के लिए, ऐसे इसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज है? नहीं, कोई स्पेसिफिकली एक्सरसाइज नहीं है। आप योगा में तो जरूर होता है कि ये बीपी फायदा करता है, उसमें ये फायदा करता है, तो उसका बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो ये योगा टीचर कोई बताए तो ज्यादा अच्छा होता है। तो स्पेसिफिकली योगा, मेन चीज ये कि एक्सरसाइज करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और उसका कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो 5 मिनट आपको जो है हमेशा इस चीज पर ध्यान देना है कि आपको पहले वार्म अप करना है और लास्ट में कूल डाउन करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे डॉक्टर खान साहब पान आप में कुछ क्या होना चाहिए जिससे कि हमारा बीपी कंट्रोल, एक तो नमक के लिए कहते हैं, तो जैसे एक बार पहली बार मुझे डिटेक्ट हुआ था, बहुत पहले की बात है, तो उन्होंने कह दिया पापड़ मत खाओ, अचार मत खाओ, नमक मत डालो सैलेड में अलग से एक्स्ट्रा, और जो भी चाट पकौड़ी मत खाओ, ये सब चटनी अटनी मत खाओ। ऑल आई एम फॉलोइंग ऑल दैट, आई एम टेकिंग 10 mg शिलाकार मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग ले लेता हूँ, दैट्स एनफ। और मेरा जैसे आपने बताया मेरा 90 to 96 पब्लिक 140 से 50 के बीच रहता है एट द एज ऑफ 63। तो मुझे आई एम कंफर्टेबल, तो वॉक वगैरह खूब कर लेता हूँ, सुबह लॉन टेनिस भी खेलने चला जाता हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कभी कर लेता हूँ, कभी एकदम दौरा पड़ जाए तो कहीं योगा भी शुरू कर दे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर दे। लेकिन उसको रखना चाहिए, ये योगा, ये ना फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस हैं, तो ये जैसे 60+ एज में खासतौर से अगर योगा आप रखेंगे अलोंग विद वॉकिंग और ये सब एक्सरसाइज तो बेटर है। थोड़ा सा माइंड को भी आपको डी स्ट्रेस भी करती हैं। योगा प्राणायाम आप करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी, इम्यूनिटी थोड़ी सी बेटर रहती है। तो अगर ये 20-25 मिनट एड ऑन विद वॉक अगर होगा या कोई गेम के साथ होगा तो रिकमेंडेड है कि आप 1-1.5 घंटा अगर आप लगाते हैं और उसमें 20-25 मिनट योगा प्राणायाम रखें। नहीं, वॉक पे तो डॉक्टर साहब मेरा 15,000 स्टेप्स पर डे के ऑलमोस्ट हो जाता है, 10,000 to 15,000 पर डे अपने उससे हो जाता फिटबिट के हिसाब से। अब ये खाने पीने में क्या कंट्रोल होना चाहिए, वो थोड़ा सा बताइए। खाने पीने में जो चीजें सारी आपने बताई है, सारी की सारी चीजें मैंने मेरी बुक में भी लिखा हुआ है कि एडिड साल्ट अवॉइड करना है। एडिड साल्ट का मतलब सीधा सीधा यही है कि आप बस सब्जी और दाल में जो नमक डल रहा है जितना आपको रिक्वायर्ड है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। जैसे अचार में बहुत रिच सोर्स होता है, पापड़ में ज्यादा होता है, चटनी में ज्यादा होता है, तो ये सीधे सीधे हाई सोर्स है। सैलेड्स लेते हैं तो उसमें आपको नमक नहीं डालना, फ्रूट्स लेते हैं तो उसमें आपको नमक नहीं डालना, एडिड साल्ट अवॉइड करना है तो बस। तो ये ध्यान रखे तो दैट इज सफिशिएंट। डॉक्टर इसमें सॉल्ट सॉल्ट में भी कुछ फर्क होता है क्या, जैसे रॉक सॉल्ट हो गया या एक लाल सेंधा नमक जो होता है, तो सेंधा उसके वो क्या डायबिटीज में थोड़ा क्या उसका भी सेम इफेक्ट है सर? बेसिकली क्या होता है, जैसे क्या होता है, एक में सोडियम होता है, एक में पोटेशियम कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो लो सोडियम साल्ट लोना या इसके नाम से मिलता भी है बाजार में, तो उसमें पोटेशियम कंटेंट ज्यादा होता है। तो अब उस सेंधा और ये जो एक लाहौरी सो कॉल्ड ये नमक आते, तब लाहौर से तो कुछ आता नहीं है, सब कुछ केमिकल बेस्ड चीजें मिलती हैं। तो आइडियल यही है कि आप, बेस्ट तो यही है कि आप जो है कोई भी नमक लें वो कम लें बस। इसके अलावा कि ये लेंगे तो ये चीज ये हम चाट में भी डालेंगे, ये सलाद में भी डालेंगे क्योंकि ये वाला नुकसान नहीं करता, तो वो गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो है ही नहीं। एक साल्ट और कंटेंट आपका होता ही होता है, उसमें थोड़ा सा सोडियम पोटेशियम का रेशियो चेंज हो जाता है। उसके आयुर्वेद में हो सकते हैं कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट्स, लेकिन जहां तक बीपी में बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं देखा गया।
इसलिए लो साल्ट डाइट ही लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। एक और चीज डॉक्टर साहब, ये जैसे मार्केट में आते हैं चिप्स आते हैं, भुजिया आती है, इन सब में सॉल्ट की शायद काफी हैवी क्वांटिटी बहुत रहती है, बहुत ज्यादा तो है। इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, इसको छूना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ? यस डेफिनेटली, वो तो है ही है, वही टेस्ट के पीछे भागेंगे तो प्रॉब्लम होनी है। टेस्ट पर तो कंट्रोल होना ही चाहिए। सारा कसूर जुबान का है सर। सारा कसूर जुबान का है। तो वही है कि आप कितनी क्वांटिटी रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप हर समय कहेंगे ग्रेजिंग करेंगे, हर समय ही गलत चीजें खाएंगे, ठीक है, एक रखिए, एक लिमिटेड रखिए, वो अपना सेल्फ रिस्ट्रेंट रहेगा, अपने अपने ऊपर अगर कंट्रोल रहेगा और नियंत्रित रख करके आप लेंगे तो सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन आपने अनियंत्रित कोई भी चीज ले ली, क्वांटिटी किसी की भी अनलिमिटेड ले ली और रोज ही ले रहे हैं, रोज ही आप समोसा भी खा रहे हैं, रोज ही नमकीन भी खा रहे हैं, रोज ही मट्ठी खा रहे हैं, तो गड़बड़ होनी ही होनी है। ठीक है, वंस इन ए ब्लू मून आपको ऐसी सिचुएशन आई घर में, ठीक है, आपने खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन एक वो लास्ट क्वेश्चन अगर पूछना चाह रहा था फ्रिक्वेंसी ज्यादा डॉक्टर है तो प्रॉब्लम। एक पैक लिया जा सकता है रोज। सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा था अबाउट द मशीन्स, जो मैं थोड़ा सा, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। ये बीपी नापने की मशीन है सर, एक तो ये घर पे मंगवा लेते हैं जो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, आपने बटन दबाया, कर की आवाज आई, उसके बाद आ गया, थोड़ी देर बाद देखेंगे और दूसरी रीडिंग देगी, लेफ्ट हैंड में दूसरी देगी, राइट में दूसरी देगी, दूसरी मशीन ट्राई की वो दूसरी देगी। ऐसे हॉस्पिटल में अब मरकरी वाली तो सर बैन हो गई है, मरकरी वाली होती नहीं, हॉस्पिटल में भी अब वो प्रेशर वाली, एयर प्रेशर की होती है। एक आध हॉस्पिटल में ऐसा हुआ कि उसने बहुत हैवी बताया मेरा बीपी, तो मैं लड़ गया, मैं कहा मेरा बीपी इतना हो ही नहीं सकता। मैं टीएमटी कराने गया था, हम लोग एनुअल चेकअप होता है जब मैं डिपार्टमेंट में था, तो उसके बाद ही हम लोग की एसीआर लिखी जाती है, एनुअल एक रिपोर्ट लगाई जाती है मेडिकल, तो उसमें प्रेस्क्राइब फार्मूला फॉर्मेट है, उसमें होता है। तो उसने कहा सर आपका टीएमटी नहीं हो सकता, आपका बीपी बहुत बड़ा। मैं तो मशीन को मैंने चैलेंज कर दिया सर, एंड अल्टीमेटली आई वन, और मेरा जो 96/1 उसका 60 आ रहा है, मान के तुम लोग मेरा दिमाग खराब कर दिया, 120 और 170 बीपी दिखा के मेरा, जो मशीन तुम लोग खराब है। तो कौन सी मशीन सेफेस्ट है? बटन वाली जो बैटरी ऑपरेटेड वो सेफ है या कैसे? और हाउ टू चेक द बीपी एट होम? क्योंकि ये सर ये बहुत नॉर्मल चीज है, और जब एक बार बीपी अनकंट्रोल हो जाए तो सर पैरालिसिस के नीचे फिर कुछ नहीं होता, वो उससे बुरी बीमारी दुनिया में मुझे नहीं लगती कोई, जिसमें बॉडी अपने कंट्रोल ना कर पाए। देखिए इसमें क्या है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, बीपी इंस्ट्रूमेंट आप कोई भी यूज कर रहे हैं, एक तो उसका कैलिब्रेशन टाइम टू टाइम रिकमेंडेड होता है। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपकी पोजीशन क्या है, किस पोजीशन में आप बैठ करके देख रहे हैं, आपने उससे पहले क्या किया है। अगर आपने स्मोकिंग की है, आपने कॉफी ली है, आप सीधे पोस्चर से नहीं बैठे हैं। जैसे आप जो रिकमेंडेड क्या है कि जो आपकी डाइनिंग टेबल की चेयर होती है, जो उसका बैक आपको सपोर्ट कर रहा हो चेयर का, पैर आपके जमीन पे पूरे फ्लैट टिके हुए होने चाहिए, है हवा में लटकते हुए नहीं होने चाहिए, हाथ आम आपकी रेस्ट होना चाहिए इस तरीके से, जैसे अगर मुझे देख पा रहे हो आप तो ऐसे टेबल पर इस तरीके से रेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर रिलैक्स होना चाहिए। यहीं पर आपने कफ बांधा, कफ का साइज आपके हिसाब से होना चाहिए, कफ के ऊपर लिखा रहता है कि ये किस आर्म सरकमफ्रेंस के साइज के लिए है, कि अलग अलग साइज के लिए अलग अलग साइज आते हैं। ठीक है, आपने मोटे आदमी के लिए बड़ा छोटा कफ बांध दिया, उसका बीपी कम रिकॉर्ड होगा, पतले के लिए बड़ा वाला कफ बांध दिया तो बीपी ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो फैलेसीज हैं, वो सारी की चीजें ओवरकम लोग इन जनरल लोग नहीं कर पाते, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। जैसे मरकरी तो हम लोग भी यूज कर रहे हैं और सालों से यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक तो हमें कैलिब्रेट कराना होता है उसको टाइम टू टाइम, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होती है पोजीशन। अब तीसरी जो वेरिएशन की बात है, वो रिकमेंडेड यही है कि अगर आप 3 बार रीडिंग लेंगे 1-1 मिनट के अंतर पे, 1-1 मिनट के अंतर पे होना चाहिए। और उसमें क्या होता है कि जो 2 हाई वाली रीडिंग्स है उनका आप एवरेज ले लें। ये सभी बीपी इंस्ट्रूमेंट की कंपनीज में रिकमेंडेड है। हम लोग प्रेफरेबली ओमेरॉन का जो देखते हैं वो स्टैंडर्डाइज है, बाकी कंपनीज इतनी स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो इस समय इंटरनेशनली ओमेरॉन काफी चल रहा है और वो रिकमेंडेड है, तो लोग उसको सेफली यूज करते हैं, हम लोग भी प्रेफर करते हैं उसको यूज करना। और उसको आप कैलिब्रेट करा रहे हैं समय से, कफ का साइज ठीक है, पोजीशन ठीक है आपने, क्योंकि वेरिएशन इसलिए भी हो जाता है कि आप कहीं गए, आप एक्सर्ट करके गए, आपका बीपी ज्यादा आएगा, तो आधे घंटे की रेस्ट रिकमेंडेड है। कि आप कहीं जा रहे हैं तो वो आधा घंटा आपने आराम किया, तब आपने उसके बाद आप किया। आपने स्मोकिंग की हुई है तो भी अपने आप में प्रॉब्लम। तो सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो
बीपी इंस्ट्रूमेंट में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मैं लोग जितना कहते हैं, हम लोग अब पिछले 5-6 साल से तो ऑलमोस्ट यही डिजिटल वाले यही यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले यूज कर रहे हैं, तो ऐसी कोई मेजर इशू नहीं आता है। लेकिन जब भी मुझे लगता है कि भाई बाहर मेरा स्टाफ चेक करके भेजता है देयर इज वेरिएशन, तो मैं खुद भी उसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ प्रॉपर तरीके से बिठा करके, और पेशेंट्स को भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि भाई घर पे भी अगर आपको करना है तो इस तरीके से आप करो। आइडियल चेयर इज कि आपका, और बैठ करके ही लें आप हमेशा, और डाइनिंग चेयर और टेबल वाला को कंफर्टेबल लेवल को मैच करता है आपका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, कि डाइनिंग टेबल पे आपकी चेयर वो मशीन रखी है। कभी आप लेटे हुए करेंगे तो अलग आएगा, बैठे हुए करेंगे अलग कराएंगे, ऐसे लेटे लेटे आपने खींच के कर लिया तो वो पोजीशन नहीं देखी, हाथ को ऐसे क्रॉस करा हुआ है, इस हाथ में बैठे, इधर इधर हॉस्पिटल में भी होता है कि आप ड्रिप लगी हुई है इस हाथ में, ये वाला हाथ दूसरी साइड पे, उधर पे डॉक्टर नर्स जा नहीं सकती, ऐसे करके ऐसे कर देती है, तो वेरिएशन आएगा। ओके। तो वो फिर वो डॉक्टर को निर्णय लेना होता है कि क्या इसका ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो या मुझे इसका चेक करना चाहिए, तो हम लोग फिर ऐसे में क्रॉस चेक कर लेते हैं राउंड के दौरान। तो डॉक्टर बहुत साहब, सारी चीजें हैं, इट्स नॉट दैट पल्स सिंपल, सारी चीजें एकदम सिंपल। पल्स रेट से कोरिलेशन हो सकता है क्या? पल्स रेट हर एक की वेरी करती है, ठीक है। इसका कोरिलेशन तभी होता है जैसे आपका नॉर्मल बीपी रहता है, आप चेक, लेकिन आप एक दिन आए आपकी पल्स रेट 110 आ रही है, बीपी भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो वो तो आएगा। आप एकदम से तेज चल करके आए और थोड़ा सा भी पल्स रेट भी बढ़ेगी, और वो भी, दोनों चीजें बढ़ेंगी। अगर जो बेसलाइन आपकी है उससे ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो इंडिकेट करेगा कि पल्स अभी बहुत तेज है, पहले आपकी कम रहती थी, इसलिए आपको थोड़ी देर रेस्ट करके आप करोगे तो बीपी आपका ठीक आ जाएगा। तो अदरवाइज हर एक की वेरी करती है, मेरा बीपी कुछ और होगा, मेरी पल्स बहुत हमेशा लोअर साइड पे रहती है, किसी की हायर साइड पर रहती है। तो बेस लाइन इसलिए 60 to 90 हम लोग नॉर्मल मानते हैं पल्स को, वो हर एक के लिए अलग अलग है। उससे ज्यादा होता है तो देन डेफिनेटली हम वरीड होते हैं कि भाई कि आपकी पल्स बहुत ज्यादा है, इट मीन्स कि आपके हार्ट के ऊपर स्ट्रेस हो रहा है, तो इसके बारे में हमें टेक केयर करना चाहिए या सोचना चाहिए कि क्यों है। बीपी की दवाई छूटती है क्या? बिल्कुल छूटती है, बिल्कुल छूटती है। वही आपने जिस वजह से आपका स्टार्ट हुआ, कई बार क्या होता है कि आपकी इनहेरिटेंस वाली टेंडेंसी होती है, आपकी फैमिली में चल रहा है, आपने सब कुछ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, तब नहीं छूट पाती। लेकिन अगर आपका प्योरली लाइफस्टाइल के वजह से अगर है तो वही छूट पाती है। ऐसी डायबिटीज की दवाई भी छूटती है, लेकिन वो टाइप 2 डायबिटीज वाली दवाई छूटती है। जिसको टाइप 1 डायबिटीज हो गई, जिसको इंसुलिन बिल्कुल जीरो बन रहा है, तो उसकी कभी नहीं छूटेगी। इसीलिए थोड़ा भ्रांति की स्थिति हो जाती है कि डायबिटीज खत्म हो सकती है, इस वजह से हमारे जो टाइप 1 के बच्चे हैं बेचारे इधर उधर घूमते रहते हैं। सो कॉल्ड जो लोग हैं वो क्लेम करते रहते हैं कि हम खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, वो परेशान होते रहते हैं। और इस चक्कर में कभी कभी कई कोई बच्चों को तो हमें खोना पड़ जाता है, तो वो इंसुलिन बंद कर देंगे, इंसुलिन बंद कर देंगे, तो बहुत खराब सी स्थिति हम लोग देखते हैं ऐसी। तो टाइप 2 कोलेस्ट्रॉल वाली की ही दवाई, दवाई वो फंसती ये है। कोलेस्ट्रॉल की दवाई जैसे मेरा बंद कर दिया, तो वो ठीक है? नहीं, अब देखिए क्या होता है, क्या है कि आपका टारगेट क्या है। मतलब हम लोग नॉर्मली ये देखते हैं कि इस पेशेंट में हमारा टारगेट है कि हमें एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है वो 100 से नीचे रखना है। और अगर वो 100 से नीचे आपका लाइफ स्टाइल सिंपल रखने के कारण आ रहा है, तो हम क्यों अननेसेसरी दवाई दें। मतलब नॉर्मली ये माना जाता है कि आपका अगर 150 एलडीएल आए और मुझे 100 से नीचे लगाना है, तो हम लाइफ स्टाइल से 15% तक कम कर सकते हैं, तो ऐसे में मैं दवाई देना चाहूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि आपका 110 आ रहा है, मुझे 100 से नीचे चाहिए, तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे तो आपका ऐसे आ जाएगा 90, 100 से नीचे आ जाएगा, तो ठीक है, तो हम दवाई नहीं देंगे ऐसे में। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं चलती, वो पर्सन वेरिएशन, उसकी एज कितनी है, को एग्जिस्टिंग उसको इलनेस कौन सी है, किडनी की प्रॉब्लम साथ में है, हार्ट की प्रॉब्लम साथ में है, उसके स्टेंट पड़े हुए हैं, तो वो सारी चीजें हमारा टारगेट डिसाइड करती हैं। कुछ लोगों में हमें 70 से नीचे लाना पड़ता है, ऐसे भी होते हैं कि भाई इनको ये प्रॉब्लम 2-3 प्रॉब्लम हो गई है, तो इनका 70 से नीचे रखेंगे तब बेटर रहेगा, तो वो फिर तो हमें। बोला जाता है कि फैटी लिवर है। हाँ जी। फैटी लिवर में तो फिर खाना ही पड़ता है, क्या फैटी है? लीवर में कुछ भी हेल्प नहीं करता कोलेस्ट्रॉल की दवाई। नहीं। फैटी लीवर की अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है ना, सबसे बेस्ट उसका जो ट्रीटमेंट है वेट रिडक्शन। आपको वजन कम करना है, उसके लिए आपको डाइट कम करनी है। फैट आया कहां से? आपके खाने से। जो फैटी लीवर हुआ वो आपके खाने से हुआ। तो अगर आप अपनी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा और ऑयल की मात्रा अपनी डाइट में कम कर देंगे,
तो वो जो फैट लीवर में जमा हुआ है, तो वो बॉडी में ऐसा सिस्टम बना रखा है कि लीवर हर चीज को कन्वर्ट कर लेता है फैट में या बाकी सारी चीजों में। तो अगर आपका कम लेंगे बाहर से सोर्सेस, तो वो जो अंदर वाली फैट है उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देता है, तो वो फैटी लीवर उसी से कम हो पाता है। तो आपको वेट रिडक्शन इज द ओनली ट्रीटमेंट। बाकी जितने भी हम लोग दवाइयां देते हैं, कोई बहुत ज्यादा दवाइयां रिकमेंडेड नहीं है कि ये एक या दो दवाई है जो हम चला सकते हैं। डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको ये वाली दवाई दे देंगे तो बेटर है, थोड़ा सा फैटी लीवर कम करेगा। लेकिन नॉर्मल पर्सन के लिए फैटी लीवर के लिए कोई दवाई है सच नहीं रिकमेंडेड है कि ये दवाई हम देंगे तो बहुत बेटर हो जाएगा। एक तो कॉस्टली है जो इस तरीके की दवाइयां रिसर्च में आई हैं, और उनको देखा गया है कि थ्रू आउट लाइफ देने के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा अगर हमने फैटी लिवर खत्म कर दिया इसका 10 साल 20 साल तक हमने दवाई को देकर के। तो ऐसी कोई रिसर्च नहीं है। तो प्रैक्टिकली हम लोग तो वेट रिडक्शन पर फोकस करते हैं, डाइट पर फोकस करते हैं। अगर जिसको भी फैटी लिवर होता है तो एज सच मेडिसिन कोई मैं तो नहीं रिकमेंड करता अपनी प्रैक्टिस में। बहुत बहुत डॉक्टर धन्यवाद। साहब, डॉक्टर साहब स्टैटिन पूछूं मैं मिश्रा हाँ साहब? जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब, ये स्टैटिन ग्रुप की दवाएं 2-3 साल से ज्यादा अगर कंटिन्यू करते रहे तो उसके कोई डिफेक्ट्स होते हैं लॉन्ग रन में? फिर प्रैक्टिकली तो नहीं होते हैं, लेकिन किसी किसी पेशेंट्स में हो सकते हैं। और ज्यादातर देखा गया है जिनको होते हैं उनको शुरू में ही पता लग जाता है कि स्टेटिन वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। जैसे मांसपेशी में दर्द वगैरह कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोगों में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं चला पाते, स्टेटिन की जगह फिर दूसरी दवाइयां देते हैं कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए। अदरवाइज जैसे स्टेटिन तो बहुत साल से, पिछले 25-30 साल से अवेलेबल है मार्केट में, यूज कर रहे हैं, तो मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए। तो साहब उसकी जगह अभी वेरी रिसेंटली सिग्नोगार्ड बोल के, उसका कॉम्पोजिशन तो मुझे याद नहीं आ रहा है। कौन से? सिग्नोगार्ड MR35, साइग्नोगार्ड बोलते हैं क्या? नहीं, तो वो कोलेस्ट्रॉल चालू की हुई। दवाई इस नाम से कोई नहीं आती है। एक बॉम्बेडोनिक एसिड करके एक नया आया है अभी, बहुत ज्यादा हम लोगों ने यूज नहीं किया। 80 mg की टैबलेट आती है उसकी, तो वो मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है अभी। लेकिन अभी स्टेटिन की जगह वो एक नया अभी साल 6 महीने से आना शुरू हुआ है। मैंने लेकिन अभी तक उसको इस्तेमाल कर, मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे स्टेटिन किसी का बंद करना पड़ा और उसको वो दवाई दी जाए। कि वो तो मांसपेशी में दर्द होना चालू हो गया था, इसलिए उसको बंद किया गया। और मेरे वो ब्लड प्रेशर की जो दवाई है ना, उस मेटप्रोरेल सक्सिन चल रहा था, फिर टेल्मिसार्टन पे आया, फिर डॉक्टर साहब एक बार उसको हटाने की भी चेष्टा की। 120/80 पे मेरा अभी बैलेंस्ड है वो, टेल्मिसार्टन 40 खाने से। ठीक तो है। मैं क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर मेरा वेट थोड़ा सा रिड्यूस हो 5-7 किलो जैसा आपने बताया, हाँ हाँ, तो बिल्कुल ब्लड प्रेशर बिल्कुल। की दवाई डिसकंटिन्यू बिल्कुल होने के कुछ बिल्कुल चांसेस है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसके लिए अनड्यू एफर्ट्स ना करें। डिपेंडिंग अपॉन योर एज और आपकी जो स्टेमिना है, उसके बेसिस पे अपनी एक्सरसाइज प्रोग्राम या डाइट प्रोग्राम अंडर सुपरविजन आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए करेंगे तो वो बंद हो पाए। जबरदस्ती ना करें कि जल्दी नहीं मुझे बंद करना है और फिर दोबारा से फिर वो पुरानी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर लें एक बार बंद होने के बाद, तो फिर वैसी को वैसी आ जाएगा। तो अपनी जो ग्रेजुअली टारगेट लेकर के चलें कि 3 महीने 6 महीने मैं ऐसे ही रखूंगा और फिर मैं ऐसे ही रखने वाला हूँ अपनी लाइफ स्टाइल को, तो तभी वो बंद रह पाती है। नहीं तो लोगों का ये देखा है, लोग आज 5 किलो वजन कम कर लोगे, फिर आपने लाइफ स्टाइल फिर वही रिज्यूम हाँ, खराब वाली कर ली, तो फिर से दोबारा से आपको रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो प्रिफरेबली इसको डिसकंटिन्यू करना थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन लेके ही करना आपकी तरफ से एडवाइजेबल हाँ, अपने आप तो करना नहीं चाहिए। अगर आप जाएंगे डॉक्टर है। को विजिट करेंगे, अभी 40 mg दे रहे हैं तो हो सकता है वो, अगर उन्होंने हार्ट के लिए दिया हुआ है, किडनी के लिए दिया हुआ है, तो वो 20 mg करना चाहेंगे बंद करने से पहले, क्योंकि उसके जो आप दवाई ले रहे हैं उसके कुछ और भी बेनिफिट्स हैं। वो हार्ट के लिए भी दी जाती है, वो किडनी के लिए भी दी जाती है। तो वो डॉक्टर्स डिसाइड करे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय इसके कि आप खुद अपने से कि मेरा बीपी ठीक रह रहा है मैं बंद कर दूं। ये नहीं करना चाहिए। रैन रैनकैट का भी इसके साथ कोई कोरिलेशन है क्या डॉक्टर साहब, तो रैनकैट का? हार्ट की, वो ट्रेनाजोल? रेनकेट तो हार्ट की दवाई है ना, सीधी सीधी। वो तो अच्छा हार्ट अच्छा। मायोकार्डियम जो दिल की जो मांसपेशियां होती है ना, उनको हाँ जी। स्ट्रेंथ पावर या उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दी जाती है। चलिए साहब, और क्योंकि किसी वो को प्रश्न? ट्रोपिन टी का टेस्ट। चलिए और ट्रोपिन टी भी डॉक्टर साहब करवाया था अभी बीच में। हाँ, ट्रोपिन टी भी करवाया था और डॉक्टर साहब ने अपने नोटिंग में लिखा था कि RBBM भी करवाना है। तो RBBM तो बड़ी बड़ी बात है ना? RBBM
और राइट राइट कुछ इलेक्ट्रिक कुछ का होता है ना, राइट साइड का, मैं ऐसा उसकी कुछ होता है क्या? मतलब एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहा क्या चीज है वो। अब मुझे नहीं समझ पा रहा है कि वो क्या चीज है, क्या कराना चाहते हैं वो। स्पेलिंग मेरे अच्छा को अच्छा। नहीं समझ में आ रही है। आरबीबीएम, एक तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है, कुछ आरबीबी तो होता है एक, वो चीज होती है। उसके बाद वो मायोकार्डियम का क्या चीज कराना चाहते हैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इसके बारे में। कोई अच्छा, ठीक ठीक कर सकते। फिर साहब किसी और का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि 7 बज चुके हैं। लेकिन एक सवाल है कि जनरली आजकल ये देखा जाता है कि काफी लोगों का विटामिन डी कम होता है मतलब। और देखिए कहते हैं कि विटामिन डी 80% जो है धूप में मिलता है, धूप में बैठने धूप से मिलता है, मतलब 20% ही डाइट से मिलता है। और बहुत सी जगह मकान इस तरह के हैं जहाँ बेचारे वो धूप नहीं ले पाते हैं, या जॉब ऐसा है या जिस टाइप से, तो वो किलो क्या करें मतलब? फिर क्या मेडिसिन पे ही रहेंगे फिर वो लोग? देखिए हमारे यहाँ ना इंडिया में फोर्टिफाइड मिल्क्स वगैरह नहीं मिलते। बाहर विदेशों में क्या है, वो दूध में दही में पैकेट फॉर्म में आती है, उसमें विटामिन डी मिला देते हैं, तो वो आपका सब्स्टिट्यूट उससे भी पूरा हो जाता है। अदरवाइज हम लोग भी आजकल सप्लीमेंट लेते हैं। मतलब मैं और कोई सप्लीमेंट नहीं लेता, लेकिन मुझे विटामिन डी सप्लीमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग भी बाहर नहीं निकलते सारे टाइम। या इसी गाड़ी में रहेंगे, या इसी रूम में रहेंगे, या क्लिनिक पे रहेंगे, तो इसलिए विटामिन डी सप्लीमेंट की आवश्यकता है। और एक ट्रेंड हुआ करता था कि बाहर खेलना, बचपन में मालिश होना, कि संडे संडे मालिश हुआ ही करती थी हमारे टाइम पे। तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो एक ट्रेंड था कि संडे को तो जरूर आपको 2-3 घंटे धूप में बैठना ही बैठना है। तो वो सब चीजें तो अब खत्म हो गई। बच्चे ना करते हैं, ना माँ बाप ही नहीं करते, कोई भी करने को तैयार नहीं, किसी के पास टाइम ही नहीं है कि बच्चों को लेकर के बैठे कोई इतने समय तक। तो वो विटामिन डी तो सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा, बॉडी में बनता नहीं है। फिश एक ऐसी चीज है जिसमें वो मिलता है, तो फिश तो इस रीजन में वैसे भी नहीं खाई जाती। तो ऐसे में हमें विटामिन डी सप्लीमेंट रेगुलरली अगर हम लेते रहते हैं तो कोई अच्छा, बुराई नहीं। विटामिन डी में जैसे एक तो आता है पाउच का, एक लिक्विड में और एक अपना इंजेक्शन में। तो ये तो मेडिकल जैसे डॉक्टर्स एडवाइस करें उसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा ना? हाँ नेचुरली, बेसिकली पर डे हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है ना 2000 माइक्रोग्राम होती है, या हम्म 2000 इंटरनेशनल यूनिट आप बोलो उसको। हम्म तो हमें जो है ज्यादातर जो वीकली वाले जो कैप्सूल लिक्विड ये सारी हम्म, आती हैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की होती है। तो आपको मतलब ये एक महीने के लिए सफिशिएंट होता है। तो महीने में एक आप लेते हैं तो दैट सफिशिएंट। लेकिन जिसका डेफिशिएंसी आती है, बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, तो उसको स्टार्टिंग में कुछ महीने तक वीकली भी देते हैं डॉक्टर। या उन्हें लगता है सीवियरली लो है और ये वीकली नहीं खा पाएंगे, या नई पेशेंट्स लग रहा है रिलेक्टेंट है, तो उसको इंजेक्शन फॉर्म में भी दे देते हैं। तो वो 1 इंजेक्शन उसमें 6 लाख यूनिट होता है एक साथ। वो एक साथ दे दिया जाता है, तो वो कई बार 6 महीने तक काम कर जाता है क्या एक हो इंजेक्शन। जाएगा? That's the ठीक है ना? last two questions from my side. What a general question है. Number one, what are the side effects of BP? इससे अनकंट्रोल हो जाए तो क्या क्या साइड है? दूसरा, how many meals are sufficient in a day? 1, 2, 3, 4, 5. ब्लड प्रेशर के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर हम उसको ट्रीट ना करें, या उसको इस तरीके से ले कि हम ब्लड प्रेशर का इलाज क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर अगर बाय डेफिनेशन बात करें तो इट इज द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड ओवर वॉल ऑफ वेसल्स। यानी कि जो खून हमारा बह रहा है धमनियों के अंदर, वो जब प्रेशर लगाता है उसकी दीवार पर, तो वो एक प्रेशर होता है। अब ये जब ये प्रेशर होता है, तो अगर ये प्रेशर बढ़ जाता है तो ये जो नसें हैं हमारी, धमनियां या आर्टरी जिसको बोलते हैं, उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। स्ट्रेस में रहता है, हर समय ज्यादा रहेगा। तो और हमारे खून के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल भी फ्लो करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो डैमेज सेल्स है वहां पर कोलेस्ट्रॉल जो है जम करके क्लॉट करके उसको ब्लॉक करना शुरू कर देता है। तो सबसे ज्यादा ये हार्ट में ब्लॉक करेगा, तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। फिर हमारा ब्रेन में ब्लॉक करेगा, तो वहां ब्रेन स्ट्रोक इस्चीमिया हो जाता है। और अगर सिर्फ प्रेशर की वजह से बात करें तो हमारे नाक की जो नक्सीर फट जाती है, नाक की जो वेसल्स होती हैं बहुत खुली होती हैं, ओपन होती है, इसके ऊपर कोई कवर नहीं होता, तो ये फट जाती हैं। ऐसी रेटिना में हमारी जो वेसल्स होती हैं वो भी ऐसी होती हैं, तो वो हमारी फट जाती है। तो ब्रेन, आई की हेमरेज हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, नाक की हो जाए एपिस्टेक्सिस हो सकती है, ब्रेन के अंदर हो जाए तो स्ट्रोक्स हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इसके अलावा किडनी किडनी के ऊपर बुरा असर पड़ता है तो किडनी डैमेज हो जाती है। पैरों में सूजन आना एक बहुत कॉमन दिखाया गया है। इम्पोर्टेंसी भी, ब्लड प्रेशर अगर आपको रहता है तो उसकी भी संभावना काफी बढ़ जाती है।
तो ये मुख्य जो है ना उसके प्रॉब्लम है। आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, आपकी आईज में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ठीक है, और हार्ट अटैक तो है ही है जो इसकी वजह से। और एक हार्ट फेलियर होता है, दो चीजें होती हैं, एक हार्ट अटैक और एक हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक तो जब हार्ट की नसों में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण डैमेज हुआ, प्रेशर ज्यादा था और जल्दी से वो उसकी वजह से हार्ट अटैक हो। लेकिन हार्ट फेलियर क्या होता है, सीधा सीधा ये कॉम्प्लिकेशन है ब्लड प्रेशर का, कि आपका ब्लड प्रेशर रह रहा था, एक दिन आपका जो हार्ट पंप करके ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट उसको पंप करना पड़ता है। जैसे आपने बाहर नल तो बंद कर दिया और मोटर चला दी, कि आपकी जो साइड प्रेशर है वो तो हार्ड हुई पड़ी है, तो आगे पानी निकलने की जगह तो है नहीं, या प्रेशर तो इतना ज्यादा है कि वो हार्ट आगे भेज ही नहीं पा रहा है, तो वो क्या करता है, वो पीछे भेजना शुरू कर देता है और लंग्स में पानी आ जाता है। हार्ट का काम है शरीर में भेजना, वो क्योंकि आगे प्रेशर इतना ज्यादा उसको मिल गया, तो वो पीछे चला जाता है, पीछे वो लंग्स में पहुंच जाता है पानी। जब लंग्स में पानी भर जाता है ऑक्सीजन की वजह से, तो वो आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो ये अचानक से सांस फूलना भी ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत कॉमन देखा गया है, कि हार्ट फेलियर के साथ मरीज जो है सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है, जो एक सिम्टम्स लेकर के पहुंचता है, या ब्रेन हेमरेज जो सीधा सीधा पहुंचता है। बाकी सारी चीजें तो कभी कभी होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड प्रेशर का यही देखा है कि हार्ट फेलियर और ब्रेन हेमरेज जो है, जो साधारणतः हम लोग डे टू डे में आसानी से और कॉमनली देखते रहते हैं। नहीं सर, फिर हाथ के तुम जो डायबिटीज की पूछ लीजिएगा, फिर दोनों हो जाएंगे ना क्लियर, तो दुष्परिणाम जो अगर देखना है तो। ठीक है, मैं बता देता हूँ, आपने पूछ लिया है तो भाई जब हम वही कि हम डायबिटीज क्यों ट्रीट करते हैं, तो उसमें भी यही चीज है। क्या होता है कि जैसे वही शुगर, आपका शुगर लेवल जब भी ज्यादा होता है, तो कुछ ऐसे बॉडी के अंदर ना केमिकल प्रोड्यूस होने लगते हैं, जो वही जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसको डैमेज करते हैं, साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है तो वही ब्लॉकेज होगा। तो अल्टीमेटली वो एंजियोपैथी होती है। डायबिटीज की डैमेज भी एंजियोपैथी यानी कि नसों को डैमेज होने के कारण होती है, और ब्लड प्रेशर की भी नसों में होने के कारण करते हैं, और इनका आपस में कोएग्जिस्टेंस है। जिसको हाइपरटेंशन है उसको डायबिटीज होने की संभावना कई गुना ज्यादा हो जाती है, जिसको डायबिटीज है उसको हाइपरटेंशन होने की संभावना। इसलिए हम लोग सभी डायबिटीज के जो भी पेशेंट होते हैं सबका ब्लड प्रेशर जरूर चेक करते हैं और उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस जो है वो दुगने हो जाते हैं। दोनों ही में का जो है असर किडनी पे भी पड़ रहा है, हार्ट पे भी पड़ रहा है। तो उसमें भी वही है, किडनी फेलियर है, आपका हार्ट अटैक है, ब्रेन अटैक है, जैसे स्ट्रोक्स बोलते हैं, जैसे पैरालिसिस का अटैक बोलते हैं। और पैरों में जैसे अगर एक एक्स्ट्रा अगर डायबिटीज की बात करें, तो न्यूरोपैथी, नसों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो एक बहुत कॉमन दुष्प्रभाव देखा गया है, कि आपको सेंसेशन कम होने लगी पैरों में, आपको पता ही नहीं लगा, आपका मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, पीछे साइलेंसर गर्म था, आपने पैर रख करके चले गए, पता लगा वहां पहुंचे तो देखा ये तो छाले बन गए। या आपने सर्दियों के दिन है, आप लोग सभी आग पे बैठ करके आपके पैर सेक रहे थे, तो आपने भी सेक दिया, आपका तो आग से टच भी हो गया, तो आपको क्योंकि सेंसेशन नहीं थी आपका जल गया। तो ये इसीलिए हम लोग अभी आईसीएमआर ने एक वो अभी कल परसों ही एक गाइडलाइंस निकाली है, कि सभी डॉक्टरों को ये रिक्वेस्ट की है कि जो भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनके कम से कम ये 5 चीजें जरूर चेक कराएं। जैसे रेटिनोपैथी के लिए अवश्य देखें, क्योंकि ब्लाइंडनेस का सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है वो रेटिनोपैथी है डायबिटीज की वजह से। और रेटिनोपैथी तो पहले ही शुरू हो जाती है, 1 साल 2 साल 5 साल की डायबिटीज पे, है ना। और लेकिन जो है होता क्या है, पेशेंट्स तब जब सिम्टम आएंगे उसकी तो नजर चली जाएगी, वो तो बहुत लेट हो गया। रेटिनोपैथी की वजह से अगर उसकी रेटिनल हैमरेज हो गई या रेटिना उसका डैमेज हो गया, तो वो तो उसको कभी परमानेंट डैमेज है, वो आगे बढ़ने से तो आप रोक सकते हो लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते। तो ऐसी रेटिनोपैथी के उन्होंने कहा, न्यूरोपैथी जो पैर वाली मैंने आपको बताई उसको भी चेक करना चाहिए, वीपीटी हम लोग करते हैं। ऐसे ही पैरों में 2 तरह की नसें हैं, एक तो सेंसेशन वाली, एक खून की नसें, उसके लिए एवीआई डॉपलर होता है, वो हम लोग करते हैं। और किडनी की डैमेज को देखने के लिए एक तो सीरम क्रिएटिनिन कराया जाता है, ब्लड टेस्ट से होता है। इसके अलावा यूरिन से एक यूरिन माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट होता है, जो अर्ली स्टेज में किडनी डैमेज को पता लगा देता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और आजकल एक जो खास देखा गया जो नई चीज ऐड हुई है, कि हमारा लीवर भी डैमेज हो रहा होता है, तो एक लीवर की जांच एसजीपीटी भी कराई जाती है साथ में, कि अगर ये गड़बड़ हो गया, ट्रांसएमिनीज हो गए हैं, तो हम फिर वो फैटी लीवर भी मिलने की संभावना ज्यादा होती है, और आने वाले टाइम में लीवर फेलियर भी एक डायबिटीज का कारण हो, जो हम आजकल देखना शुरू करें, पहले नहीं होता था।
अब उसका रीजन डायबिटीज के साथ साथ पॉल्यूशन मिल गया, इस वजह से ज्यादा आने लगे हैं, या हमने देखना ज्यादा शुरू कर दिया है, लेकिन वो चीज आ रही है और लोगों को, डायबिटीज वालों का लीवर फेलियर भी हो रहा है, जो पहले नहीं देखा करते थे। ये कुछ कोरोना का इफेक्ट भी हो सकता है, कोरोना नहीं, अभी वैक्सीन। से नहीं है बेसिकली, ये तो स्टडीज में तो पिछले 10-15 साल से आना शुरू हो गई है चीज। अब हम ज्यादा वैसे अपनी, क्योंकि हमने ध्यान देना शुरू किया तो देखा कि वो डैमेज मिल रही है। अभी रिसेंटली मैंने अभी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, उसमें न्यूमोपैथी की बात भी की कि डायबिटीज के लंग्स पर प्रभाव। अच्छा। जैसे हम लोग तो यही मानते हैं लंग्स खराब हो रहे हैं स्मोकिंग से हो रहे हैं या पोल्यूशन से हो रहे हैं, तो डायबिटीज वाले की भी जो पावर होती है लंग्स को करने की, स्मोकिंग भी नहीं करता, हेल्दी जगह पर रह रहा है, तो उसके लंग्स भी देखे कि वो नॉर्मल जो लोग थे और जिनको डायबिटीज थी, उनमें देखा कि उनकी जो पावर है, एफिशिएंसी है, जो भी एक तरीके होते हैं नापने के, तो उसके हिसाब से देखा कि डायबिटीज के दुष्प्रभाव सीधे सीधे लंग्स पर भी पड़ रहे हैं। तो डायबिटीज, क्योंकि सब जगह खून की नसें तो हर जगह है, तो डैमेज तो हर जगह की होंगी, तो वो अब हम लोगों ने नोटिस करनी शुरू कर दी है। न्यूमोपैथी या हिपेटोपैथी, लीवर की है तो उसको हिपेटोपैथी बोलते हैं, जैसे नर्व्स की थी तो न्यूरोपैथी बोल रहे थे, वेसल्स की है तो वेस्कुलोपैथी बोल देते हैं, रेटिना की नस की है तो उसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो ऐसी न्यूमोपैथी और हिपेटोपैथी जो नई टर्म्स इस बार आ गई, जिसके बारे में हमें स्क्रीन करना होता है पेशेंट्स को, हम टेस्ट करते हैं। एक वो रह गया डॉक्टर साहब, मील्स, हाउ मेनी मील्स इन ए डे आर सफिशिएंट? क्योंकि जब उनके एक गुरु जी हैं, जगत गुरु, जग्गी गुरु, वो कहते हैं आई टेक वंस इन ए 24 आवर्स, एक मील्स लेता हूँ। कुछ लोग 2 मील्स में सफिशिएंट, कुछ लोग कहते नहीं 3 बार खाना खाना चाहिए, कहते नहीं 4 बार खाना चाहिए। हाउ मेनी मील्स इन ए डे पर्टिकुलरली? कि ये ना बड़ी रिलेटिव सी चीज है, हर तरह की स्टडीज हुई है ना, उसमें ये देखा गया है कुछ लोग एक से अपनी कैलोरी पूरी कर लेते हैं, दिन भर वो पानी पी लेते हैं, नींबू पानी पी लिया, ये सब कर लिया, मील्स लेकिन वो एक लेते हैं, उनकी कैलोरीज पूरी हो जाती है, उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी हो जाती है, ठीक है। तो और लेकिन आप आइडियल जो हम लोग का स्टैंडर्ड था, आपको कोई इलनेस नहीं है तो 3 मील्स, मेन मील्स जो हम लोग लेते हैं, इंडियन जो ट्रेडिशन है, और इन बिटवीन आपका मिड स्नैक्स जिसे बोलते हैं। हम लोग डायबिटीज वाले पेशेंट्स में यही बोलते हैं कि स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स जो हैं, इट्स गुड फॉर हेल्थ, कि आपका जो है लो शुगर होने की संभावना भी नहीं रहेगी, और एक बार में जब बहुत ज्यादा शुगर नहीं बढ़ेगा तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन भी नहीं देनी पड़ेगी। तो आइडियली हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि 6 मील्स डे रिकमेंड करते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में, हैवी मील्स नहीं रिकमेंड करते। और लेकिन जो लोग लेते हैं जिनको डायबिटीज नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, वो जो भी मैनेज करें, उनकी जो हेल्थ जो मैनेज कर पा रही है, चाहे वो 2 पे मैनेज कर पा रही है और वो सब चीजें, उनको कोई इस तरीके के इल इफेक्ट्स नहीं है, उनकी इंसुलिन पूरी बन रही है, ठीक है, वो 2 बार ले रहे हैं, तो जो आयुर्वेद सही है वो तो यही कहते हैं कि जब भूख लगे तब खाना चाहिए। जब तक कड़ी भूख ना लगे तब तक ना खाइए ना, जैसे हवन ना कुंड होता खाना। है ना, हवन कुंड में जब तक हाँ, अग्नि प्रज्वलित होती है तो कुछ भी डाल दो जल जाएगा ना। अग्नि प्रज्वलित बिल्कुल में धुआं उठ रहा है तो अपने क्या करेंगे आप? बिल्कुल। हम्म। वैसे एक चीज और पूछनी थी, जैसे मॉर्निंग में सुबह जनरली बेड टी पीने की आदत होती है, तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पहले, सबसे पहले अपने शरीर को डिटॉक्स करो, मतलब यानी कि नींबू पानी डाल के या गर्म पानी फाड़ के, उसके बाद चाय या कोई कॉफी जो भी लेना है, मतलब लीजिए, पहले डिटॉक्स मतलब करने के बाद ही लो, मतलब। मैं तो इसी 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 उसका थॉट का हूँ कि वो डिटॉक्स करना चाहिए, नींबू पानी लेना चाहिए, मैं खुद भी लेता हूँ, तो इसलिए और एक, कोई बहुत से लोग जैसे चाय के साथ बिस्कुट या रस लेते हैं, उसकी जगह मतलब जैसे मखाने या कोई और चीज लेनी चाहिए, मतलब बिस्कुट और रस को अवॉइड करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको ट्रांस फैट और मैदा तो अवॉइड ही करना चाहिए, चाहे वो डाइजेस्टेड बिस्कुट हैं, शुगर फ्री या लो शुगर वाले बिस्किट्स हैं, क्योंकि मैदा तो है उसमें ना, ट्रांस फैट तो है ही है। तो बेस्ट यही है कि आप बादाम भिगो करके अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बादाम और अखरोट ले लें, तो दैट इज बेटर, क्योंकि उनमें फाइबर भी है और इस तरीके के कंटेंट्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो आपकी इंटेस्टाइन के लिए भी बेनिफिशियल हैं, और कैलोरी और न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं हमको, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब भी इनमें काफी होता है, तो बॉडी की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी काफी इससे पूरे हो जाते हैं बादाम और अखरोट से। इसके अलावा नहीं पॉसिबल होता है, मखाने भी लिए जा सकते हैं, भुने हुए चने भी लिए जा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, और किसी का सवाल? बिस्किट्स विनोद तो राठी उससे साहब, अवॉइड करें। विनोद राठी साहब, आपका कोई सवाल है? पुणे से हैं कोई? आपका जानना मुकेश जी, जी सर। डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली मैंने बेनफोर्सियम एक दवाई शुरू की है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हेलो। हैं। हाँ। वो दवा देते समय डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं ये दवाई आपको नहीं देना चाह रहा था, और आपकी
स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपकी चीजों के हिसाब से यू आर हेल्दी, हैव लॉट्स ऑफ वाटर 3 लीटर्स अ डे, और वेट रिड्यूस कीजिए। ये दवा मैं आपको नहीं देना चाहता था, लेकिन दे रहा हूँ, तो देख लीजिएगा। 20 दिन का 3 वीक्स खा के आप इसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो मुझे वो डॉक्टर साहब का वो स्टेटमेंट, थोड़ा आपसे जब इतनी खुल के बात हो रही है तो मैं आपसे पूछने की जरूरत कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने ऐसा कि मैं आपको नहीं देना चाहता था, तो इसके कोई इल इफेक्ट्स या कोई हैबिट फॉर्मिंग या और कोई साइड इफेक्ट है? बेसिकली मैं कौन सी दवाई बोल रहे हैं उसका साल्ट का नाम बताएंगे तो मैं शायद ज्यादा बेटर बता पाऊंगा। बेनफोटियामाइन। बेनफोथियामिन तो विटामिन है, इसमें तो कोई ऐसी कुछ सप्लीमेंट हाँ न्यूट्री सप्लीमेंट्स है। सप्लीमेंट है, आप खाओ नहीं खाओ वो तो ऐसी चीज है। तो बेनफोथियामिन डॉक्टर तो साहब, विटामिन सी है ना, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, उसकी प्योर फॉर्म है, थोड़ा सा एक्टिव अच्छा फॉर्म होती है बेसिकली। हमारे जो नॉर्मल विटामिन हम लेते हैं वो बॉडी में कन्वर्ट होती है एक्टिव फॉर्म में, फिर वो यूटिलाइज होती है। तो अब ये हाँ, विटामिन बी विटामिन ही है, B6, और वो उसको उस तरीके से ले देते हैं। थियामिन बोलते हैं ये B1, क्या थियामिन मीन नाम के विटामिन है, उसका दिया एक्टिव जाता फॉर्म है? है बेनफोथियामिन। हाँ हाँ, उसमें इसमें अल्फा ऐसा अल्फा कुछ नहीं है, ये आप ले रहे कंटिन्यू हैं की तो ले जाती रहे हैं, आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज्यादा इसमें कुछ सप्लीमेंट है। अब उन्होंने क्या सोचा होगा उस समय, लेकिन कोई जरूरत है सच स्पेसिफिकली अल्कोहलिक वगैरह में एक बार को सोच सकते थे, शायद हो सकता है दे भी सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हम लोग, मैं तो नॉर्मली अभी यूज भी नहीं करता। लेकिन मल्टी जो कॉम्बिनेशन आते हैं ना मल्टी विटामिन वाले, उनमें बेनफोथियामिन होता है। हाँ, ये थियामाइन की डेफिशिएंसी के लिए दिया जाता है हाँ शायद। जी, हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक चलिए है, चलिए मुकेश थैंक जी। यू वेरी मच। मुकेश जी, वेट आदमी वेट वेट रिड्यूस करिए, वेट कर लेंगे हम, वेट कर रिड्यूस लेंगे, आज के बाद करिए। कर लेंगे। ये उसके बिना कुछ नहीं होगा। ये वेस्ट बंगाल में है, चाय के बागान में है, सिलीगुड़ी में। चलिए तो और किसी का कोई ब्लैक टी प्रश्न? पीजिए। और कोई? विनोद राठे जी, आपका कोई प्रश्न है? पुणे से है अपना, चलिए उनका भी कोई नहीं। चलिए नैब साहब, मैं समझता हूँ सबका काफी टाइम हो गया है, तो डॉक्टर साहब का भी काफी टाइम ले लिया, तो धन्यवाद केतुल साहब, आदरणीय। मेरा भी 7:30 भी मीटिंग भी है। जी हाँ, जी हाँ, वही ठीक मैं है, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद भी डॉक्टर साहब। मीटिंग पे जाना है, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आज आप एक बार पुनः हमारे इस फोरम पे आए और आपने हम लोग के सभी बेसिक सवालों, बेसिक थे या टेक्निकल थे, जैसे भी थे, आपने इतनी स्पोर्टिवली, इतने प्यार से, इतने सहज भाव से सबका जवाब दिया कि कई भ्रांतियां ऐसी आपसे बात करके दूर होगी। और आज आपने बताया जैसे पीडीएफ फाइल आप भिजवा देंगे तो हम लोग विल गेट इट्स प्रिंट आउट ही अपने अपने कंप्यूटर पे ले लेंगे, प्रिंटर पे। तो आज का सेशन से बहुत इम्पोर्टेंट रहा और सबकी, मतलब मुझे लगता है शायद जो सवाल मैंने पूछे सभी के सवाल रहे होंगे और सबको उनसे कुछ ना कुछ फायदा होगा। और आपने जो भी हम लोग को बताया सर, उससे हम लोग को आने वाले टाइम में अपनी लाइफ स्टाइल सुधारने में, और मुझे भी लगने लगा कि कम से कम मिठाई तो बंद ही कर देनी चाहिए, क्योंकि वही मेरी ड्रॉबैक है। और तो मैं कुछ लेता नहीं, पटांग ट्रांसफर टाइप का, जब बिस्किट है रस या सुगर ले लेता हूँ, वो भी बंद कर देंगे कल से सर। और वैसे भी नवरात्र शुरू हो रहे हैं, कल मंडे का ही फास्ट रहता है, तो मेरे 8 दिन में काफी कुछ ठीक हो जाएगा। निमानी साहब को भी थोड़ा सोचना चाहिए कैसे 25 किलो कम करें। आई हैव टू रिड्यूस बाई, मिठाई और मैदा। मेरा 180 है सर उसका जो सेंटीमीटर्स पे, तो 87 टू 90 के बीच चलता है, उसको करूंगा कोशिश 80 तक ले आऊं, 80-85 के बीच में। तो ये 7-8 दिनों में आ जाएगा, 9 दिन में। तो आपकी सर आज की जो रहा है सर, इट इज रियली वेरी यूजफुल, एंड आई थिंक हर एक को, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जो बाद में यूट्यूब पे भी देखेंगे, आपके पिछले में भी देख रहा था, इट वाज मोर देन 1000 व्यूज हैं, और इसके भी सर थाउजेंड्स ऑफ व्यूज जाएंगे। आज हम लोग ये बहुत बेसिक सवालों के और टेक्निकल सवाल है, जो जिसकी प्रॉब्लम थी, मैंने कोशिश की कि जो नॉर्मल सवाल होते हैं, जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती है, उन सबको आपसे पूछो, और आपने बड़े अच्छे ढंग से जवाब दिया। आपके आज के उद्बोधन के लिए, आने के लिए, हम लोग को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बस एक धन्यवाद। चीज मैं बोल दूं कि आपने कहा मिठाई छोड़ेंगे, तो जैसे मैं भी कभी कभी बहुत शौकीन था मिठाई का, तो मैंने क्या किया, मैंने जो हलवाई के यहाँ जो मिठाई बनती है ना, वो बंद कर दी। ओके। मैं खीर खा लेता हूँ, हलवा खा लेता हूँ, ठीक है, घर में बनता है। तो मदर है तो उन्हें लगा कि बिल्कुल बंद कर देगा, तो मैंने कहा बिल्कुल बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं वो खा लूंगा, मुझे डायबिटीज नहीं है, बट लेकिन मैंने ये बना लिया कि मुझे हलवाई के यहाँ की कोई मिठाई नहीं खानी, बस। दैट्स ग्रेट, दैट इज रियली तो वेरी एक इतना मुझे लगा कि इतने से मैं कर पाऊंगा, और मैं कर रहा हूँ, अब अच्छे से कर रहा हूँ। लगभग 1 साल हो गया मुझे ये करते हुए, 1 साल से मैं इसको निभा पा रहा हूँ। क्योंकि अदरवाइज तो जैसे बस खाने पीने की स्टेज में बात आप है। इतना भी करेंगे ना तो जी जी। आपको वो भी बहुत सफिशिएंट है। अगर आप क्योंकि मतलब जीरो करने की बजाय आप ये कर लें कि मैं घर पे बनी हुई चीजें हैं जो देखा है, वो मिठाई में
जैसे हम नॉन वेज नहीं लेते सर, अंडा भी नहीं खाते, स्मोकिंग, पान मसाला, पान, ये सब तो बहुत, ये लिकर विकर से कोई लेना देना नहीं सर, पूरी वैसी सेडेंट्री लाइफ के लीजिए खान पान के हिसाब से, और बाकी उसी पे थोड़ा एक्टिव सा लाइफ है, करना है सब आपको। कुछ है। सिर्फ मिठाई एक मेरी बीमारी है, मिठाई बुराई है, उसको आज आपने एक रास्ता बता दिया। आई विल फॉलो इट सर, आई गिव यू वर्ड, आई विल फॉलो इट सर। सो नाइस, अच्छा होगा। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद आदरणीय धन्यवाद डॉक्टर प्रहलाद चावला साहब, आपने समय निकाल समझ दिया। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समझ दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा ही है। मर्यादा विहीन जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। मर्यादा विहीन जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। कुछ लोग प्रकृति में आचरण तो करते ही हैं। मैं आपके पास जब से होके ये म्यूट कर लीजिएगा अपने फोन। मर्यादा विहीन जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। कुछ लोग प्रकृति विरुद्ध आचरण तो करते ही हैं, साथ ही मानवता विरोधी भी, जो दूसरों के लिए संकट का कारण बनता है। वह व्यक्ति सबसे दीनहीन है जिसका खुद पर नियंत्रण नहीं है। वह व्यक्ति सबसे दीनहीन है जिसका खुद पर नियंत्रण। मनुष्य को अपने ही पर कंट्रोल करना चाहिए। तो साधना जो है, भगवान को साधने की आवश्यकता नहीं, भगवान सदा सदा आई है। साधना तो आज जीवन में अपने आप को साधना है। आइए 3 बार खुद को साधना। शांति शांति शांति। सभी को पढ़ो, सभी को। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा